अध्याय फ्रेड ने घोषणा की दूसरा मामला जिसे हमें संबोधित करने की जरूरत है वह प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के साथ चल रहे संघर्ष हैं जिन्होंने हमारे संचालन को काफी हद तक बाधित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी हो गई है। एलन पेन और मैंने राजस्व साझाकरण मॉडल को संशोधित करने का निर्णय लिया है। हम व्यापार हिस्सेदारी को 10 से बढ़ाकर 15 कर रहे हैं, जिससे आपको अतिरिक्त सदस्यों की भर्ती के लिए अधिक धन की अनुमति मिलेगी। नेताओं के बीच सहमति की सुगबुगाहट फैल गई। 5 की वृद्धि मामूली लग सकती है, लेकिन यह आय में पर्याप्त वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरा, फ्रेड ने अपनी आखिरी उंगली उठाते हुए जारी रखा, आपके स्वतंत्र संचालन से विभाजन को गिरोह के पक्ष में 4060 से 3070 के अनुपात में समायोजित किया जा रहा है। इस खबर पर नीचे बैठे नेता अपनी खुशी छिपा नहीं सके। ऑस्ट्रियाई गिरोह के दैनिक कार्यों में भूमिगत जुआ, लोन शार्किंग, तस्करी, नाइट लाइफ स्थानों पर नियंत्रण और स्पेनिश द्वारा नियंत्रित नशीली दवाओं के व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी शामिल थी। इनके अलावा सदस्य विभिन्न अन्य अवैध उपक्रमों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थे। चोरी, डकैती और अपहरण से लेकर हथियारों की खरीद फरोख्त और कालाबाजारी गतिविधियों तक मूलतः उन्होंने लगभग हर कल्पनीय गैरकानूनी उद्यम में हाथ डाला। अतिरिक्त 10 हिस्सेदारी के साथ यह निर्विवाद रूप से अच्छी खबर थी। फ्रेड ने निष्कर्ष निकाला, मौजूदा गैंग तनाव के साथ हमें अपनी रैंक मजबूत करनी चाहिए और सभी के लिए अधिक मुनाफा सुनिश्चित करना चाहिए। इसका मतलब है अधिक सदस्यों की भर्ती करना। इस अशांत समय से निपटने के लिए हमारी ताकत महत्वपूर्ण है। वापस ड्राइव पर रील गाड़ी चला रहा था जबकि रुद्र पीछे की सीट पर चुपचाप बैठा था, सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने गिरोहों के बीच मौजूदा उथल पुथल को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा, विस्तार और विकास के लिए एक आदर्श क्षण। जैसे ही कार ऊंची इमारतों से सजी जीवंत सड़कों से गुजरी, 1940 के दशक में लॉस एंजलिस गतिविधि का एक हलचल केंद्र था जो पहले से ही अपने बंदरगाहों, तेल आबादी और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हॉलीवुड के साथ संपन्न था। रुद्र के लिए लॉस एंजलिस एक विशाल अप्रयुक्त सोने की खान थी। वीर के आवास पर वापस आकर रुद्र ने लिविंग रूम में अपने करीबी सहयोगियों के साथ एक बैठक बुलाई। हेनरी मैथ्यू नील लियो, 1 सप्ताह की जांच के बाद आपने क्या उजागर किया है? रुद्र ने पूछा। हेनरी ने दूसरों से नजरें मिलाई। मैं पहले जाऊंगा। मैथ्यू और मैंने आयरिश क्षेत्र का दायरा बढ़ाया। वहां उनकी काफी शक्ति है और स्थानीय निवासी स्पष्ट रूप से उनसे भयभीत हैं। वे कई अवैध व्यवसायों में शामिल हैं, नशीली दवाओं की तस्करी, जुआ तस्करी, लोन शार्किंग, ऋण वसूली, चोरी, जबरन वसूली, संरक्षण रैकेट, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और बहुत कुछ। आयरिश के पास 300 से अधिक मुख्य सदस्य और उससे भी अधिक सहयोगी हैं। वे एक दुर्जय शक्ति हैं। समय की कमी के कारण मैथ्यू और मैं केवल उनके कुछ व्यवसायों जैसे उनके बार, नाइट क्लब और कुछ कैसीनो के करीब ही पहुंच पाए। क्या आपने चल रहे गिरोह विवादों के बारे में कुछ सीखा? रुद्र ने पूछा। हाँ, हेनरी ने पुष्टि की। जहां तक स्पेनिश गिरोह का सवाल है, हम भी कुछ जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। कुछ दिन पहले स्पेनिश गिरोह के नेता दानी ने अपने सलाहकार के साथ आयरिश के हॉफमैन बार का दौरा किया और उनके बॉस हेमी वीस से मुलाकात की। रुद्र की रुचि जगी। हेनरी ने जिस समय का उल्लेख किया था वह उस समय से मेल खाता था जब रुद्र ने कुक को हटा दिया था। तब से ऑस्ट्रियाई गिरोह क्षेत्रों में परेशानियां बढ़ गई थी। यह स्पष्ट था कि स्पेनवासी चीजों को भड़का रहे थे। बिकिवान और उसके दल जैसे उत्तेजक लोगों को बन्नी बार जैसी जगहों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए भेज रहे थे। नील और लियो की ओर मुड़ते हुए रुद्र ने पूछा, आपको स्पेनियों पर क्या मिला? नील ने तुरंत रिपोर्ट किया, स्पेनियों का प्राथमिक संचालन कोकीन वितरण, भूमिगत कैसीनो, अवैध मुक्केबाजी मैच और लोन शार्किंग के इर्द गिर्द घूमता है। उनका नशीली दवाओं का व्यापार लॉस एंजलिस में सबसे बड़ा है, यहां तक कि आयरिश और मैक्सिकन गिरोहों को भी पीछे छोड़ देता है। हेनरी ने जो उल्लेख किया है उसमें से कुछ की हमने पुष्टि भी की है। स्पेनिश बॉस दानी आयरिश और मैक्सिकन नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके सलाहकार ने रूसी और पोलिश संपर्कों के साथ चर्चा की है। उन्होंने फ्रांसीसी तक पहुंचने की भी कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी किसी भी संघर्ष से बाहर रहने के इच्छुक हैं। रुद्र को पहले से कहीं अधिक निश्चिंत महसूस हुआ। लॉस एंजलिस में हाल ही में हुई गैंग झड़पें संभवतः स्पेनियों द्वारा भड़काई गई थी और वह जानता था कि इस स्थिति की जड़ें उसके अपने कार्यों में थीं, अर्थात कुक की हत्या। इस घटना ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। तनाव बढ़ गया था और स्पेनियों को ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ अन्य गिरोहों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन रुद्र को संदेह था
किद्दानी का मकसद कुक का बदला लेना था। यह लाभ के अवसरों का लाभ उठाने के बारे में अधिक था। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद रुद्र ने घोषणा की, भाइयों, हम आर्थिक रूप से एक कठिन स्थिति में हैं। मैंने फैसला किया है कि यह एक बड़ा कदम उठाने का समय है। कमरा तुरंत प्रत्याशा से गूंज उठा। वे सभी आर्थिक तंगी महसूस कर रहे थे। स्थानीय बारों में शराब पहुंचाने से प्रति सप्ताह केवल $1000 की आय हो रही थी, जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नील की पत्नी अभी भी अस्पताल में थी, उसके मेडिकल बिल बढ़ते जा रहे थे। उन लागतों में से कुछ को कवर करने के लिए रुद्र ने पहले ही अपनी सोने की घड़ी बेच दी थी, लेकिन अधिक खर्च आने वाले थे। ऋषि को कृत्रिम आंख की जरूरत थी और चल रही दवा सस्ती नहीं थी। मैथ्यू, जो अभी भी जमानत पर है, एक अनसुलझे मामले से निपट रहा था जहां सर्वोत्तम परिणाम में पीड़ित पक्ष को भारी समझौता होने की संभावना थी। उनमें से प्रत्येक के पास पैसे की आवश्यकता के अपने अपने कारण थे, और रुद्र की एक बड़ा कदम उठाने की योजना ने उन सभी को उत्साह से भर दिया था। क्या हम किसी बैंक या बख्तरबंद ट्रक से टकराने जा रहे हैं? मैथ्यू ने उत्सुकता से पूछा। कई लोगों के लिए बड़ी नौकरी का मतलब आमतौर पर बैंक या नकदी परिवहन को लूटना होता है। नहीं, हम कोई बैंक या बख्तरबंद ट्रक नहीं लूटेंगे, रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। बैंकों में कड़ी सुरक्षा होती है और उनकी तिजोरियों को तोड़ना एक दुस्वप्न है। जहां तक बख्तरबंद ट्रकों की बात है, वे आमतौर पर एक बार में $20,000 से $30,000 से अधिक नहीं ले जाते हैं। हालांकि यह एक अच्छी रकम है, खासकर 1945 के लिए। यह जोखिम को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह अधिकारियों का ध्यान बड़े पैमाने पर आकर्षित करेगा। तो क्या योजना है? किसी ने पूछा। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हम स्पेनियों को लूटने जा रहे हैं। एक बख्तरबंद ट्रक की ढुलाई सीमित हो सकती है, लेकिन स्पेनिश कैसीनो और लोन शार्क संगठन नकदी से भरपूर होते हैं, किसी भी बख्तरबंद ट्रक की तुलना में कहीं अधिक। साथ ही उनकी सुरक्षा बैंक वोट या कैश ट्रक की तुलना में बहुत अधिक ढीली होती है। उनके वर्तमान प्रतिकूल रुख को देखते हुए रुद्र को पता था कि यह स्पेनियों के खिलाफ हमला करने का सही मौका था। ऐसी दुनिया में जहां अपराधी अपराधियों को अपना शिकार बनाते हैं, पुलिस और अधिकारी संभवतः इस तरह के कदम पर आंखें मूंद लेंगे। रुद्र ने आदेश देते हुए अपनी टीम की ओर रुख किया। ऋषि, हेनरी, मैथ्यू, नील, लियो, केरी, आप सभी अपेक्षाकृत अज्ञात चेहरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह पता लगाएं कि स्पेनवासी अपना पैसा कहां रखते हैं। मुझे सटीक जानकारी दे। सभी विवरण मिलने के बाद हम अपनी योजना तैयार करेंगे। समझ गया, उन्होंने एक सुर में जवाब दिया। उनकी आवाजें उत्साह से भर गईं। प्रतिबंधी गैंगस्टरों को लूटने से उन्हें डर नहीं लगा, इसके विपरीत इसने उन्हें रोमांचित कर दिया। 0022 अध्याय 2222 गारें इन्फॉर्मेशन कसतमल की शुरुआत। अध्याय मैकिन्से क्लब। बाहर से मैकिन्से क्लब एक निजी बार प्रतीत होता है जो केवल इसके सदस्यों के लिए है। हालांकि इस मुखौटे के नीचे एक उच्च श्रेणी का भूमिगत कैसीनो है जिसके बारे में केवल जानकार लोग ही जानते हैं। दिन के दौरान यह स्थान शांत और सादा रहता है, लेकिन रात होते होते यह जीवंत ऊर्जा से जीवंत हो उठता है। क्लब के प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर दूर एक लिंकन सेडान पार्किंग स्थल में आ गए। मैदान दर्जनों खड़ी कारों से भरा हुआ था। काले सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी पालकी से निकला। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। वह अभी भी अपनी प्रेमिका के घर से आया था और बहुत जोश में था। मैं आज रात बड़ी जीत हासिल करने जा रहा हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। जैसे ही वह कार का दरवाजा बंद कर रहा था, अचानक उसके पीछे दो आकृतियां प्रकट हुई। टकराना। एक लकड़ी का डंडा उस आदमी के सिर में लगा। उसकी आंखें घूम गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मैथ्यू, तुमने उसे नहीं मारा क्या? तुमने? हेनरी ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता का संकेत था। मैथ्यू हंसा। आराम करो, मैं एक पेशेवर हूं। दोनों तेजी से आगे बढ़े। मैथ्यू ने उस आदमी की जेबों की तलाशी ली, जबकि हेनरी ने एक रस्सी निकाली और उसे बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके मुंह में फटा हुआ तौलिया ठूंस दिया और उसके सिर को काले कपड़े के थैले से ढक दिया। उनके कार्य त्वरित और सटीक थे, जिससे बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती थी। उन्होंने ट्रंक खोला और बेहोश आदमी को ऐसे फेंक दिया जैसे वह आलू की एक बोरी हो। अपने सूट ठीक करने के बाद वे क्लब के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। पास की स्ट्रीट लाइट के नीचे हेनरी ने उस आदमी के बटुए में सेंध लगा ली। अंदर उन्हें कुछ बिजनेस कार्ड के साथ मैकिन्से क्लब का एक प्राचीन सदस्यता कार्ड मिला। केविन मैडियन, क्रेडिट विभाग के निदेशक, सिटी बैंक ऑफ लॉस एंजलिस। हेनरी ने जोर से पढ़ा। वह मुस्कुराया। ठीक है, अब से मैं केविन मैडियन का चचेरा भाई हूं। मैथ्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा चचेरा भाई होना एक कठिन ब्रेक है।
बटुए में अच्छी खासी नकदी थी, $300 से भी ज्यादा। हेनरी ने संतुष्ट सिर हिलाकर इसे जेब में रख लिया। जब वे क्लब के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो दो प्रभावशाली दरबान आगे बढ़े। सज्जनों, क्या मैं आपके सदस्यता कार्ड देख सकता हूं? हेनरी ने केविन मैडियन का कार्ड सौंपा। दरबान ने इसकी जांच की, फिर हेनरी की ओर देखा। सर, यह कार्ड मिस्टर मैडियन का है। मैं मिस्टर मैडियन को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। केविन मेरा चचेरा भाई है, हेनरी ने सहजता से कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ कुछ मौज मस्ती होगी और उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। कहा कि मैं अंदर आकर इसे देख सकता हूँ। क्या यह कोई समस्या है? दरबान झिझका, लेकिन फिर एक तरफ हट गया। उस मामले में सज्जनों, कृपया अपनी शाम का आनंद लें। जैसे ही हेनरी और मैथ्यू ने प्रवेश किया, हेनरी ने रुककर पूछा, वैसे कोई यहाँ सदस्यता कार्ड कैसे प्राप्त करेगा? यदि यह उतना ही मजेदार है जितना केविन कहते हैं तो हम स्वयं इसमें शामिल होना चाहेंगे। दरबान ने उत्तर दिया, 1000 की जमा राशि और 500 की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर्याप्त होगी। बहुत बुरा नहीं है, हेनरी ने बेफिक्र होने का नाटक करते हुए टिप्पणी की। हालांकि वह जानता था कि अगर उसका जीवन इस पर निर्भर है तो वह एक साथ ₹100 नहीं जुटा सकता। वे अपने आसपास का सर्वेक्षण करते हुए अंदर चले गए। क्लब को भव्य रूप से सजाया गया था और जगह मेहमानों से गुलजार थी। कुछ कॉफी पी रहे थे जबकि अन्य बार में बातें कर रहे थे। महिलाएं सुंदर आकर्षक पोशाक पहने हुए थीं। हेनरी और मैथ्यू को ठीक ठीक पता था कि वे वहां क्या करने आए हैं। उन्होंने अपना समय लिया, अपने परिवेश को ध्यान से देखते हुए बार में पेय का ऑर्डर दिया। अधिकांश बातचीत जुए के इर्द गिर्द घूमती थी। जो जीतते थे वे जश्न मनाते थे और जो हार जाते थे वे उदासीनता बरतते थे। एक आकर्षक युवती 60 साल के एक बुजुर्ग पुरुष से चिपकी हुई थी। जैसे ही वे एक साइड पैसेज की ओर बढ़े, उन्होंने अपने गेम प्लान पर चर्चा की। महिला ने बड़ा दांव लगाने का सुझाव दिया जबकि बूढ़े व्यक्ति ने पोकर को प्राथमिकता दी। हेनरी और मैथ्यू ने एक दूसरे पर नजर डाली, फिर लापरवाही से सुरक्षित दूरी पर जोड़े का पीछा किया। दंपति तहखाने की एक छोटी सी सीढ़ी से नीचे उतरे जहां वे 2 अंगरक्षकों द्वारा संरक्षित एक दरवाजे के पास पहुंचे। मेहमानों को देखकर गार्ड ने दरवाजा खोला। तुरंत जुआ मशीनों की आवाज और जीवंत बातचीत की बाढ़ आ गई। मैकिन्से क्लब के भूमिगत कैसीनो का अचूक माहौल। बुजुर्ग आदमी और युवती चिप्स बदलने के लिए कैशियर के पास गए। हेनरी और मैथ्यू ने हर विवरण पर बारीकी से नजर रखी। कांच की खिड़की से उन्होंने चिप्स के ढेर और नकदी से भरा सूटकेस देखा। जब कैशियर ने उसे खोला तो वह नोटों से भरा हुआ था। जब उनकी बारी आई तो हेनरी ने केविन के बटुए से $300 दिए और उसे चिप से बदल दिया। उसने उन्हें मैथ्यू के साथ विभाजित कर दिया। आइए अलग होकर निरीक्षण करें, हेनरी फुसफुसाए। थोड़ा खेलो लेकिन अपनी आंखें खुली रखो। समझ गया, मैथ्यू ने सिर हिलाया। 3 घंटे बाद वे अपने सभी चिप्स खोकर पुनः एकत्रित हो गए। घाटे के बावजूद उनका मिशन सफल रहा। उन्होंने बहुत सारी उपयोगी जानकारी एकत्र की थी। पार्किंग स्थल में वापस वे केविन लिंकन में चढ़ गए और निचले शहर में एक नए किराए के गोदाम में चले गए। ऑस्ट्रियाई गिरोहों के नियंत्रण में एक उबड़-खाबड़ इलाके में स्थित गोदाम किसी भी पुलिस गश्त से बहुत दूर था। उनके संचालन के लिए एक आदर्श अस्थायी आधार। बॉस, हमने अपनी जांच कर ली है, हेनरी ने मुस्कुराते हुए रुद्र को बताया। उन्होंने और मैथ्यू ने अपने सर्वेक्षण का विवरण प्रस्तुत किया और कैसीनो का एक मोटा खाका भी तैयार किया। मैथ्यू ने स्केच पर एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, एक्सचेंज काउंटर यहाँ है और नकदी इस कमरे में संग्रहित है। आपको क्या लगता है इसमें कितना सामान है? रुद्र ने पूछा। हेनरी ने एक पल के लिए विचार किया। जब हम निकले कैसीनो में लगभग 100 लोग थे। यह चरम समय था। चिप एक्सचेंज में मैंने जो टर्नओवर देखा उसके आधार पर मैंने प्रचलन में लगभग 70 से 80 हजार डॉलर का अनुमान लगाया। मैथ्यू को अचानक कुछ याद आया। ओह, और बॉस, जब मैं ताश खेल रहा था तो मैंने सुना कि परसों रात को एक ब्लैक जैक टूर्नामेंट होने वाला है। जगह खचाखच भरी होगी और आसपास और भी अधिक नकदी होनी चाहिए। मौका देखकर रुद्र ने सिर हिलाया। अच्छा, हम तब अपना कदम उठाएंगे। अभी आराम करें और ऋषि और नील के स्काउटिंग से लौटने के बाद हम अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देंगे। जैसे ही हेनरी जाने के लिए खड़ा हुआ, वह झिझका फिर पीछे मुड़ गया। बॉस, एक और बात है। क्लब में जाने के लिए हमें किसी व्यक्ति की पहचान उधार लेनी पड़ती है। वह एक बैंक में क्रेडिट निदेशक है। हमने अभी भी उसे ट्रंक में बांध रखा है। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? रुद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुमने किसी का अपहरण कर लिया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हेनरी ने समझाया। क्लब की सदस्यता सख्त है, इसलिए हमें अंदर जाने के लिए उसके कार्ड की आवश्यकता थी।
मैथ्यू ने चिल्लाकर कहा, मैं कहता हूं कि हम उसे एक चट्टान से बांध देंगे और लॉस एंजलिस नदी में फेंक देंगे। रुद्र ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हम बुरे काम कर सकते हैं लेकिन हम बुरे इंसान नहीं बन सकते। हेनरी और मैथ्यू ने एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखा। क्या यह वही बात नहीं थी? रुद्र ने स्पष्ट किया, हम गैंगस्टर हैं। हाँ, हम लूटपाट करते हैं, लोन शार्क चलाते हैं, अवैध सामान बेचते हैं और यदि आवश्यक हो तो हम हत्या करते हैं। लेकिन हम ये चीजें जीवित रहने के लिए करते हैं, एक ऐसी दुनिया में पनपने के लिए जहां मजबूत कमजोरों को शिकार बनाते हैं। यहां तक कि वैध व्यवसाय भी समान सिद्धांतों पर काम करते हैं, लेकिन हम बिना कारण के हत्या नहीं करते हैं। यह अंधेरे में एक ऐसी रेखा को पार करना है जिसमें मुक्ति के लिए कोई जगह नहीं बचती है। हेनरी और मैथ्यू ने सिर हिलाया, समझने लगे। तो हम उसके साथ क्या करें? मैथ्यू ने पूछा। बस उसे जाने दो। बिल्कुल नहीं, रुद्र ने उत्तर दिया। अभी के लिए उसे तहखाने में बंद कर दो। उसे बताओ कि उसका अपहरण कर लिया गया है और उसे रिहा होने के लिए फिरौती देनी होगी। हमारा ऑपरेशन पूरा होने के बाद हम उसे जाने देंगे। हेनरी और मैथ्यू की आंखें झपकी। क्या इससे सचमुच रुद्र एक अच्छा आदमी बन गया? रुद्र को पैसे ऐंठने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी मुख्य चिंता उनके ऑपरेशन को सुरक्षित रखना और उनकी योजनाओं को खतरे में डालने से किसी भी तरह की ढील को रोकना था। 0023 अध्याय 2323 ऑपरेशन बिगान ASXHT समय का प्रारंभ। अध्याय। ऋषि और नील लौट आए। दोनों स्पेनियार्ड की भूमिगत बॉक्सिंग रिंग का पता लगाने गए। नील ने बताया, अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में एक रात में 7 से 8 मैच होते हैं। नकद राशि लगभग 30,000 से 40,000 डॉलर होने का अनुमान है और बंदूकों के साथ 6 सुरक्षा गार्ड हैं। रुद्र का मानना था कि 30,000 से 40,000 डॉलर पर्याप्त नहीं थे। इतनी छोटी रकम को लेकर स्पेनिश को चौंकाना उचित नहीं है। जब वे बात कर रहे थे, लियो और केरी वापस आए। वे दोनों स्पेनिश लोन शार्क कंपनी के पास गए। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, लियो ने उत्साह से कहा, बॉस, हमने लोन शार्क कंपनी में एक बड़ी खोज की है। लियो और केरी ने स्पेनिश लोन शार्क कंपनी की स्थापना की और एक झूठ बनाया जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों व्यवसाय में थे और लॉस एंजलिस में एक जूता फैक्ट्री खोलने की योजना बना रहे थे। उनके पास पर्याप्त धन नहीं था और वे आपातकालीन ऋण उधार लेना चाहते थे। केरी एक जूता फैक्ट्री में काम करते थे और उसके मामलों से परिचित थे। दूसरे पक्ष ने पूछा कि उन्हें कितने पैसे की जरूरत है और केरी ने कहा कि वह 15,000 डॉलर उधार लेने के लिए तैयार हैं। अब आपके पास क्या है? आप उधार लिए गए पैसे का उपयोग किस लिए करेंगे और आप इसे कैसे चुकाएंगे? ऋण देने वाली कंपनी के कर्मचारियों से पूछा। केरी ने कहा कि उन्होंने एक फैक्ट्री किराए पर ली थी और मशीनरी और कुछ कच्चे माल पर 20,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। अब मुख्य समस्या यह है कि कच्चा माल अपर्याप्त है। उन्हें एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर पूरा होते ही वे तुरंत पैसा कमा सकते हैं। वहां एक फैक्ट्री है, ऑर्डर हैं और पुनर्भुगतान की गारंटी है। ऐसे ऋण निश्चित रूप से ऋण शार्क कंपनियों के लिए अच्छा व्यवसाय है। उधार लेने वाली कंपनी के व्यक्ति ने कहा कि ऋण के लिए बंधक की आवश्यकता है और वे किसी को कारखाने में देखने के लिए भेजेंगे। केरी ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी यह सब नकली था। दोनों पक्षों ने विवरणों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और बातचीत के दौरान लोन शार्क कंपनी के लोग अंदर और बाहर आते रहे और लियो ध्यान से देखता रहा। कुछ लोग बक्से लेकर अंदर गए और उन लोगों की चैट की सामग्री में कैसीनो शामिल था जो कैसीनो के फंड जैसा लग रहा था। कुछ लोग वहां आए और कंपनी के हिसाब किताब के निपटान के बारे में बात करने लगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह अन्य व्यवसायों जैसे बार, नाइट क्लब, ड्रग्स और इसी तरह की आय थी। लियो ने रुद्र की ओर देखा और कहा, बॉस, मुझे लगता है कि स्पेनिश लोन शार्क कंपनी भी उनकी वित्तीय कंपनी है। वहां सभी खातों की समीक्षा की जाएगी। यदि हाँ तो वहां बहुत सारा पैसा होना चाहिए। रुद्र ने ऑस्ट्रियाई गिरोह के बारे में सोचा। ऋण शार्क कंपनियां और वित्त कंपनियां एक साथ प्रतीत होती हैं और स्पेनियार्ड को भी समान होना चाहिए। अंदर कितने पैसे हैं यह अभी बताना मुश्किल है। बॉस, आपको क्या लगता है हमें किस पर हमला करना चाहिए? हेनरी ने पूछा। कई लोगों ने रुद्र की ओर देखा कि वह कैसे निर्णय लेगा। रुद्र ने मन ही मन तौला और निर्णय ले लिया। कैसीनो? क्या परसों कोई ब्लैक जैक प्रतियोगिता नहीं है? चलो उस दिन से शुरू करते हैं। मैं अभी कार्य सौंपता हूँ। हर कोई जोश में था और रुद्र की व्यवस्था को ध्यान से देख रहा था। ऑपरेशन के दौरान शॉन और रीड गाड़ी चला रहे होंगे। आप लॉस एंजलिस की सड़कों से सबसे अधिक परिचित हैं। शॉन और रीड ने तुरंत सिर हिलाया। 2 कारों को चुराएं और ऑपरेशन के दौरान उनका उपयोग करें।
हम अपनी कारों को सड़क के बीच में रख देंगे। अगर हमारा पीछा किया जाता है तो हम किसी भी परेशानी से बचने के लिए किसी भी समय आसानी से कार बदल सकते हैं। कारों को प्राप्त करने के लिए लियो और केरी जिम्मेदार हैं। कोई बात नहीं बॉस। लियो एक कार मरम्मत करने वाला व्यक्ति हुआ करता था और कार चोरी करना एक मामूली बात थी। ऋषि आग्नेयास्त्रों की जांच के लिए जिम्मेदार है। नील संभावित खतरों से निपटने के लिए हथगोले और विस्फोटक तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। हेनरी और मैथ्यू आप हुड और बैकपैक तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। कई लोगों ने एक सुर में जवाब दिया। अगले दिन सब शांत है। बाकी सभी लोग वही करने गए जो रुद्र ने आदेश दिया था। रुद्र और शॉन रीड सामान पहुंचाने गए। विभिन्न बारों में सामान पहुंचाने के बाद वे शाम को बनी नाइट क्लब आए। यहाँ अभी भी जीवंतता है। जोर जोर से गायन और नृत्य करते हुए मारिसा अंतहीन आकर्षण दिखाते हुए शराब पीने वालों के बीच चली गई। पलक झपकते ही रुद्र को देखकर मारिसा ने अपनी निगाहें स्थिर कर ली। अपने बगल वाले आदमी से कुछ शब्द कहे बार की ओर चली गई और 2 कॉकटेल का ऑर्डर दिया। फिर एक सुंदर चाल के साथ रुद्र के पास चली गई तो रुद्र के सामने शराब का गिलास रखा हुआ था। रुद्र, मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा है। क्या तुम हाल ही में व्यस्त हो? मारिसा का स्वर थोड़ा नाराजगी भरा था। उस दिन के बाद से जब नायक ने सुंदरता को बचाया, रुद्र ने मारिसा को वापस भेज दिया और दोनों के बीच गहन संचार के बाद रुद्र व्यस्त हो गया और उसने फिर कभी मारिसा को नहीं देखा। यह सच है कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। रुद्र ने शराब उठाई और एक घूंट पी लिया। क्या आप आज रात भी व्यस्त हैं? मारिसा ने रुद्र की ओर मोहक दृष्टि से देखा। आज ठीक है। आधे घंटे बाद मारिसा नाइट क्लब से जल्दी निकल गई और दरवाजे से बाहर चली गई। सड़क पर दरवाजे पर पहले से ही एक कार खड़ी थी और रुद्र गाड़ी चला रहा था। वे फिर मारिसा के घर गए। घर बहुत गर्म था और मारिसा वाइन का एक गिलास लेकर आई जिसका आधा हिस्सा उसकी लेस सस्पेंडर स्कर्ट से ढका हुआ था। उनका गहन अभ्यास शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगा। काफी देर बाद उन दोनों ने हिलनाड़ना बंद कर दिया। कमरे में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बातें की। मारिसा, इस अवधि के दौरान नाइट क्लबों में न जाना ही बेहतर है। हाल ही में अन्य गिरोहों और ऑस्ट्रियाई गिरोहों के बीच बहुत परेशानी हुई है। कोई नहीं जानता कि क्या होगा। रुद्र ने मारिसा के गीले बालों को सहलाया। क्या यह इतना गंभीर है? मारिसा ने रुद्र की मजबूत छाती की मांसपेशियों पर लेटते हुए और उसकी ओर देखते हुए पूछा। यह बहुत गंभीर है और भविष्य में यह और भी बदतर हो जाएगा। हालांकि कोई भी आपको निशाना नहीं बनाएगा। मुझे डर है कि आप आकस्मिक गोलीबारी में दुर्घटनावश घायल हो सकते हैं, रुद्र ने कहा। मारिसा ने पलकें झपकाईं और इसके बारे में सोचा। मारिसा ने कहा, वास्तव में मैंने कुछ पैसे भी बचाए हैं जो कुछ समय के लिए पर्याप्त होंगे। मैं आपकी बात सुनूंगी। इस दौरान मुझे अभिनय और गायन सीखने के लिए एक शिक्षक मिल गया। मैं इन कुछ महीनों का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करूंगी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं हॉलीवुड बड़ी फिल्म कंपनियों में जाऊंगी और यह देखने की कोशिश करूंगी कि क्या मुझे कोई भूमिका मिल सकती है। क्या आपको फिल्मों में अभिनय करना इतना पसंद है? रुद्र ने पूछा। यह मेरा सपना है। हर किसी का एक सपना होता है ना? मारिसा ने धीरे से कहा। खिड़की से सूरज की रोशनी चमकती है। कमरा उजियाला था। मारिसा बहुत देर तक सोती रही। महिला ने सुबह होने से पहले युद्ध शुरू करने की पहल की और रुद्र ने उसका मनोरंजन करने में कोई आपत्ति नहीं की। वह सचमुच थक गई थी। रजाई के उभार को थपथ पाने के बाद एक महिला की धीमी कराह की आवाज आई। रुद्र उठा और शहर वापस चला गया। हर चीज तैयार थी। मेज बंदूकों से ढकी हुई थी, पिस्तौलें, शिकागो टाइपराइटर और यहाँ तक कि एक भारी मशीन गन भी। काले हुड बैकपैक। नील ने ग्रेनेड और विस्फोटकों की व्यवस्था की। कार्रवाई आज रात है, चाहे वह अपने पिछले जीवन में हो या इस जीवन में। रुद्र एक बात समझता है, आप जो भी करें पूरी सावधानी से करें। योजना बनाएं, तैनात करें और सभी तैयारियां पहले से करें ताकि आप आसानी से कार्य कर सकें। जैसे ही रात हुई, सीन रीड, आप दोनों कार चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी लोगों को उनके उपकरण मिलते हैं, रुद्र ने आदेश दिया। सभी ने तुरंत कार्रवाई की। पिस्तौल, शिकागो टाइपराइटर, हेडगियर। वे 4 गाड़ियां स्टेशन से बाहर निकली और कुछ देर तक चलती रहीं। उनकी अपनी 2 कारें पूर्व निर्धारित स्थान पर खड़ी थीं और वे चोरी की गई 2 कारों को स्पेनिश कैसीनो क्लब के आसपास ले गए। शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। लाइटें जल चुकी थी। क्लब हाउस की सड़क और फव्वारे पर चमकती रोशनी एक शास्त्रीय महल की भावना को दर्शाती है। शाम 8 बजे एक के बाद एक कई गाड़ियां आईं। उनमें से अधिकतर महंगी गाड़ियां थीं। पुरुष सूट और चमड़े के जूतों में कारों से बाहर निकले और महिलाओं ने सुंदर शाम के कपड़े पहने जो उनके आदर्श फिगर को दिखा रहे थे।
ये लोग बात करते और हंसते हुए क्लब हाउस में चले गए। आज रात ब्लैक जैक गेम है, सामान्य से अधिक लोग आए। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। रुद्र की गाड़ियां क्लब से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे चुपचाप खड़ी हो गई। युद्ध से पहले के मौन समय की तरह किसी ने भी बात नहीं की या धूम्रपान नहीं किया। उनके लिए आज का दिन वाकई एक बड़ी लड़ाई थी। बॉस, 11 बजे हैं। हेनरी, जो रुद्र के बगल में बैठा था, ने कहा, समय हो गया है, चलो चले। दोनों कारें स्टार्ट हुईं और तेजी से क्लब की ओर चली गईं। 0024 अध्याय 2424 परफेक्ट एक्सिक्यूशन सतमल की शुरुआत अध्याय। रुद्र ने हुड खींचा, अपना शिकागो टाइपराइटर उठाया और गंभीरता से कहा, कार्रवाई। 2 कारें क्लब के प्रवेश द्वार पर रुकने के लिए चिल्लाईं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार स्पेनिश गिरोह के सदस्यों ने यह देखा और स्थिति की जांच करने के लिए आने के लिए तैयार थे। कार से बाहर निकलो, रुद्र ने गहरी आवाज में कहा। वह सबसे पहले दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकला। सुरक्षाकर्मी उस समय चौंक गए जब उन्होंने कुछ लोगों को मास्क पहने हुए और हाथ में मशीन गन लिए हुए आते देखा और उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी बंदूकें निकाल ली। दादा गोलीबारी शुरू हो गई। दरवाजे पर मौजूद कई लोग तुरंत गड्ढों से भर गए और खून से लथपथ होकर गिर पड़े। रुद्र ने मोर्चा संभाला और बंदूक लेकर क्लब हाउस में घुस गया। उसके पीछे 6 अन्य भाई भी थे। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, कई स्पेनिश गिरोह के सदस्य बाहर निकल आए। गोलियों की आवाज ने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया था, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए उन्हें तुरंत निशाना बना लिया गया। मैथ्यू ने उन पर अपनी बंदूक तान दी। कई चीख पुकार के बाद इस दृश्य को देखने के लिए जिम्मेदार गिरोह के कई सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति दूसरे मार्ग से बाहर निकला और तुरंत ही अन्य लोगों ने उसे मार डाला। ऐसी लड़ाई का सामना करते हुए नील और अन्य लोगों को बहुत आराम महसूस हुआ। हॉल में और भी मेहमान थे। सामने के दृश्य से पहले से ही भयभीत होकर वे सभी अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। महिलाएं और भी भयभीत हो गईं और चिल्लाती रहीं। रुद्र ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अंदर चला गया। हेनरी ने रास्ता दिखाया और जल्द ही भूमिगत कैसीनो के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। इस समय भूमिगत कैसीनो का दरवाजा बंद था, लेकिन हेनरी ने उसे खोल दिया। ऐसा जरूर हुआ होगा कि अंदर मौजूद बदमाशों ने बाहर गोलियों की आवाज सुनी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नील, दरवाजा खोलो, रुद्र ने शांति से कहा। नील आगे बढ़ा और पीछे से अपना बैग उतार दिया। मैथ्यू और अन्य लोग तुरंत कोने में छिप गए। वे जानते हैं कि यह लड़का नील क्या करने जा रहा है। नील ने एक बड़ा पटाखा निकाला, दरवाजे के हैंडल के चारों ओर एक रस्सी लपेटी, एक लाइटर निकाला और उसे जलाया और धीरे धीरे उस कोने पर वापस चला गया जहां रुद्र और अन्य लोग छिपे हुए थे। इसके बाद एक विस्फोट हुआ। ठोस लकड़ी का दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। जब धूल और मलबा गिरा तो दरवाजा अस्तित्व में नहीं रहा और भूमिगत जुआ हॉल में सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जमीन पर 2 लाशें पड़ी थी जो पहचान में नहीं आ रही थी और उनके बगल में पिस्तौलें फेंकी हुई थी। यह दरवाजे के पीछे छिपे हुए स्पेनिश गैंगस्टर होने चाहिए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष दरवाजा उड़ा देगा और उन्हें स्वर्ग भेज देगा। हॉल में करीब 200 मेहमान जुटे थे। पहले गोलियों की आवाज सुनकर वे पहले ही काफी डरे हुए थे, लेकिन अब धमाके ने सभी को डर से चीखने पर मजबूर कर दिया है। लियो और केरी आगे की ओर दौड़े। ऋषि और अन्य लोग उनके पीछे पीछे चले। जब मेहमानों ने लुटेरे को सबमशीन गन के साथ अंदर आते देखा तो न जाने आगे क्या होगा। वे सभी डर के मारे कोने में दुबक गए। रुद्र अंदर गया और यह दृश्य देखा, यह सोचकर कि इससे उसे कुछ परेशानी से बचाया जा सकेगा। नील, लियो और केरी सभी युद्धों में अनुभवी थे। प्रवेश करने के बाद उनमें से प्रत्येक को एक अनुकूल स्थिति मिली और उन्होंने पूरी जगह पर नियंत्रण कर लिया। अचानक भीड़ में से एक आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और रुद्र और अन्य लोगों पर गोली चलाने वाला था। रुद्र को अपने दिल में कुछ महसूस हुआ और वह एक कदम उठाने वाला था, लेकिन उससे भी तेज कोई था। ऋषि ने अपने हाथ के झटके से रिवॉल्वर से उस आदमी पर निशाना साधा और उसे गोली मार दी। गोली युवक के माथे पर सटीक लगी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि एक शार्प शूटर है। वह आसपास की स्थिति का निरीक्षण कर रहा था और उस व्यक्ति की हरकतें उसकी नजर से बच नहीं रही थी। भीड़ फिर से हंगामा में थी और सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कुछ महिलाएं रोने भी लगी, लेकिन लुटेरों के क्रोधित होने के डर से उन्होंने इसे दबाने की पूरी कोशिश की। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। रुद्र आगे बढ़ा, हॉल में जुआरियों के चारों ओर देखा और जोर से कहा, जब तक आप नीचे रहेंगे मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई परेशानी पैदा करना चाहता है तो मुझे उसे कुछ गोलियां देने में कोई आपत्ति नहीं है। कैसीनो में मेहमानों को राहत मिली जब उन्होंने सुना कि लुटेरे उन्हें नहीं छुएंगे।
वे सभी कोने में बैठे रहे और हिलने की हिम्मत नहीं की। भीड़ के बीच एक अधेड़ उम्र के आदमी ने एक खूबसूरत महिला को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। महिला इतनी डर गई थी कि वह उस आदमी की बाहों में छिप गई और कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपनी बाहों से उस आदमी की कमर को पकड़ लिया और बिल्ली के बच्चे की तरह अपना सिर उस आदमी की छाती में गहराई तक दबा दिया। वह आदमी बाकी लोगों की तरह घबराया हुआ नहीं था। उसने धीरे से महिला की पीठ पर हाथ फेरा और उसे शांत किया। यह ठीक है प्रिय, मैं यहाँ हूँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह कहा और डाकू की हरकतों को देखता रहा। रुद्र उस स्थान पर चला गया जहाँ चिप्स का आदान प्रदान होता था। बाड़ की खिड़की के अंदर चिप्स का आदान प्रदान करने वाली वेट्रेस पहले से ही डर से कांप रही थी। दरवाजा खाते ले, रुद्र ने आदेशात्मक स्वर में कहा। नहीं, मुझे मत मारो। महिला रो पड़ी। जब तक तुम आज्ञा मानोगे। खिड़की के बाहर बंदूकें देखकर वह महिला कांपते हुए उठ खड़ी हुई, जोर से लोहे का दरवाजा खोला और फिर डर के मारे जमीन पर बैठ गए। हेनरी और मैथ्यू दौड़कर अंदर आए और उन्हें पैसों से भरा बक्सा मिला। उन्होंने उसे खोला और अंदर नोटों के ढेर पर नजर डाली। यह उससे कहीं अधिक था जब वे परसों आए थे। उन्होंने झट से उसे बंद कर दिया और अपने हाथ में ले लिया। बॉस, मैं समझ गया। हेनरी रुद्र के पास लौटा और धीमी आवाज में कहा, पीछे हटना। रुद्र ने इशारा किया। कई लोगों ने एक दूसरे को ढंक लिया और जत्थों में पीछे हट गए। जल्द ही वे सभी कैसीनो से बाहर निकल गए और लॉबी से तेजी से चलने लगे। शॉन और रीड की कारें पहले से ही अच्छी स्थिति में थीं। वे सातों तेजी से कारों में चढ़ गए और दोनों कारें अचानक तेज हो गईं और बाहर निकल गईं। जल्द ही उन्होंने स्पेनिश कैसीनो क्लब छोड़ दिया। इसमें केवल 5 या 6 मिनट लगे। कैसीनो में मेहमान 10 मिनट से अधिक समय तक भयभीत और चिंतित रहे। कोई हालचाल न देखकर कोई साहस करके खड़ा हुआ तो पता चला कि लुटेरे जा चुके हैं। कैसीनो में तुरंत विस्फोट हो गया और सभी लोग बाहर भाग गए। लोग पार्किंग स्थल की ओर भागे, अपनी कारों में बैठे और तेजी से इस जगह से चले गए। वर्जीनिया, चलो भी चलते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने खूबसूरत महिला से यह बात कही। महिला इस वक्त कमजोर थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने महिला को खड़ा होने में मदद की, उसकी पतली कमर को गले लगाया और बाहर चला गया। हॉल से गुजरते समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने स्पेनिश गिरोह के सदस्यों के शवों को जमीन पर पड़ा देखा और लुटेरों के समूह के पूरे ऑपरेशन के बारे में सोचा। आज रात महिला ने कहा कि एक ब्लैक जैक प्रतियोगिता थी और वह इसमें शामिल होना चाहती थी। पुरुष तुरंत सहमत हो गया और महिला को खेलने के लिए ले आया। अप्रत्याशित रूप से एक डकैती हुई। जिस क्षण गोलियों की आवाज सुनी गई, उस क्षण से लेकर दरवाजा खोलने और अंततः डकैती करने तक इसमें केवल कुछ मिनट लगे। स्पेनिश गैंगस्टरों के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि लोगों का समूह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर आने के बाद उन्होंने नपेतुले तरीके से काम किया। उनमें से प्रत्येक ने बिना किसी आदेश के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कब्जा कर लिया। वे बहुत सफाई से पीछे भी हट गए और उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरह ढक भी लिया। उसे यकीन था कि ये लुटेरे निश्चित रूप से सैनिकों के रूप में काम करते थे और वे बहुत उच्च गुणवत्ता वाले सैनिक थे। जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो आदमी ने महिला के लिए कार का दरवाजा खोला, उसे बैठने में मदद की, फिर ड्राइवर की कैब की ओर मुड़ा और तेजी से कैसीनो छोड़कर चला गया। बेवली हिल्स हवेली में महिला स्नान करने गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और फोन उठाया। फोन कई बार बजा और फिर कनेक्ट हो गया। फिर आज रात मैकिन्से क्लब में किसी ने स्पेनिश कैसीनो को लूट लिया। मैं उस समय वहां था। कृपया जांच करें कि यह किसने किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी आवाज में कहा। फ्रेड थोड़ा चौंका। मिस्टर शौर्य, क्या आप ठीक हैं? फ्रेड ने पूछा। मैं ठीक हूँ। ठीक है, खबर मिलते ही मैं इस मामले की जांच करूंगी और आपको जवाब दूंगी। फ्रेड ने कहा। डकैती के बाद रुद्र और अन्य लोग तुरंत कैसीनो से निकल गए। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि दूसरों ने प्रतिक्रिया तक नहीं की। इस समय पुलिस स्टेशन को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली होगी, इसलिए उन्होंने 2 चोरी की कारों को पार्किंग क्षेत्र में ले जाया, अपनी 2 कारों में बदल दिया और जल्दी से किराए के यार्ड में लौट आए। गाड़ियां फैक्ट्री की इमारत में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया गया। लोगों का एक समूह कारों से बाहर निकला। इस समय हर कोई थोड़ा उत्साहित था। सूटकेस को खोला गया तो अंदर रंगीन अमेरिकी डॉलर दिखाई दिए। बस, हम सफल हुए। अनुमान है कि यहाँ 2 लाख लोग होंगे। हेनरी ने मुस्कुराते हुए यह कहा। मैथ्यू ने पैसों की कुछ गड्डियां उठाईं, उसे अपनी नाक के नीचे रखा और उसे जोर से सूंघा। हम अमीर हैं, हा हा हा। सफलता के बाद सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। केवल रुद्र ही सबसे शांत हैं। उसने अपने पिछले जीवन में बहुत सारा पैसा देखा था और 2 लाख तो कुछ भी नहीं थे। उन्होंने मैथ्यू को कंधे पर थपथ पाया और आदेश दिया, अभी उत्साहित मत हो।
सभी पैसे ध्यान से गिने कि यह कितना है, और फिर हम चर्चा करेंगे कि पैसे कैसे साझा किए जाएं। ठीक है। लोगों का एक समूह पैसे गिनने लगा। 0025 अध्याय 2525 दिवादिन मनी आंद सती उलस सतमल की शुरुआत। अध्याय 215 860। जब यह संख्या गिनी गई तो हेनरी मैथ्यू और अन्य सभी उत्साह से उछल पड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूदा कीमतों के साथ बियर की एक बोतल की कीमत केवल 10 सेंट है। एक फोर्ड सेडान की कीमत 1000 से अधिक नहीं है। लॉस एंजल्स शहर में एक साधारण घर की कीमत 7 या 8000 है। बेवर्ली हिल्स में सेलिब्रिटी हवेली की कीमत केवल 50 से 60 हजार डॉलर है। 2,15,860। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी रकम है। रुद्र ने एक साथ रखे नोटों के ढेर को छुआ और 5,860 डॉलर अपने बगल में रख दिए। उनकी गिनती नहीं है। आइए इसकी गणना 2,10,000 के रूप में करें। इससे पहले वीर को कुक ने 5,000 डॉलर के लिए गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस कारण से रुद्र ने कुक को मारने की कार्रवाई की, लेकिन अब 5,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक छोटे परिवर्तन बन गए हैं। गिरोह के नियम हैं कि आपका व्यवसाय 30/70 में विभाजित किया जाएगा और गिरोह का 30-63 हजार डॉलर है। शॉन कृपया पहले यह पैसा निकाल लें। शॉन ने तुरंत और आज्ञाकारी ढंग से पैसों के ढेर से 63,000 गिन लिए और उसे अपने बगल में रख दिया। अभी भी 1,52,000 डॉलर बचे हैं। आइए हम सब मिलकर यह पता लगाएं कि पैसे को कैसे विभाजित किया जाना चाहिए। रुद्र ने अपनी बात खत्म करने के बाद सबकी ओर देखा। उनमें से हर कोई उत्साहित था। उनमें से 9 है और उनमें से प्रत्येक को कम से कम 10,000 डॉलर से अधिक मिल सकता है, जो लगभग 5 या 6 वर्षों के लिए एक सामान्य व्यक्ति का वेतन है। बॉस, आप इसे जैसे चाहें बांट सकती हैं। हेनरी खड़े हुए और कहा, हाँ, हम बॉस की बात सुनते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी ने अपनी राय व्यक्त की और रुद्र को निर्णय लेने दिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सरल है, समान रूप से विभाजित। आप क्या सोचते हैं? यह सुनकर मैथ्यू ने उत्साह से अपने हाथ मल दिए। केरी निकलने से खुद को नहीं रोक सकी और बाकी लोग भी बहुत उत्साहित थे। इस समय शॉन, जो उसके बगल में बैठा था, बोला, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। हालांकि शॉन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोगों ने यह सोचकर थोड़ी नाराजगी व्यक्त की कि समान हिस्सेदारी उचित नहीं है। शॉन क्या करना चाहता था? क्या अनुचित है? क्या आप और अधिक चाहते हैं? मैथ्यू ने इसे टेढ़ी नजर से कहा। सीन ने सभी की ओर देखा और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं और अधिक चाहता हूं, लेकिन यह वितरण पद्धति गिरोह के नियमों के खिलाफ है। क्या नियम? लियो ने पूछा। सीन ने रुद्र की ओर देखा और दूसरों से कहा, हर संगठन का एक नेता होता है। हमारी टीम का नेता बॉस रुद्र है ना? बिल्कुल, रुद्र हमारा बॉस है। तुम क्या कहना चाहते हो? शॉन किसी ने पूछा। पूरी चीज की योजना बॉस द्वारा बनाई गई थी और उन्होंने इसे लागू करना भी शुरू कर दिया। बाद में मामलों को भी बॉस द्वारा हल किया जाना चाहिए। हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बॉस के समान हिस्सा प्राप्त करना उचित है? शॉन ने कहा। शॉन की बातों ने सभी को हैरान कर दिया। जब उन्होंने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि वास्तव में यही मामला था। सेना में भी सैनिकों का कर्तव्य युद्ध में उतरना होता है। बाद में कुछ डिब्बे और सिगरेट के 2 पैकेट दिए जाना अच्छा रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा स्वाभाविक तौर पर अफसरों को मिलता है। शॉन फिर बोला, गिरोह के नियमों के अनुसार बॉस को 50 या अधिक लेने का अधिकार है। 70 से 80 सामान्य है और बाकी छोटे भाइयों के बीच बांटा जाएगा। बाकी लोग समझ गए। इसके बारे में सोचते हुए इसे वास्तव में इस तरह विभाजित किया जाना चाहिए। केवल एक बार डकैती करके धन का इतना बड़ा हिस्सा प्राप्त करना वास्तव में बहुत आसान है। ऋषि कोने में खड़े होकर धूम्रपान कर रहे थे। जब शॉन ने बोलना समाप्त किया तो उसने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और कहा, मैं शॉन से सहमत हूं। वास्तव में रुद्र को बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। यह सुनकर अन्य लोगों ने सिर हिलाया। मैं भी बॉस के बड़ा हिस्सा लेने से सहमत हूं। मुझे निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं है। मैं 100 बॉस के बड़े निर्णय का समर्थन करता हूं। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने बड़ा हिस्सा लेने में रुद्र का समर्थन किया। गिरोह के नियमों के अनुसार शॉन और रीड को छोड़कर बाकी सभी रुद्र के हथियार बंद साथी हैं और वे सभी उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भर्ती किए गए थे। सभी ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। यह वितरण न केवल हाथ में मौजूद धन के बारे में है, बल्कि भविष्य के हितों के निर्धारण के बारे में भी है। स्पष्ट रूप से कहें तो यह नियम स्थापित करना है। यदि यह इतनी ही रकम होती तो रुद्र इसे बराबर बराबर बांट सकता था, लेकिन इसका भविष्य के काम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
इसके अलावा उसके मन में भविष्य के लिए एक योजना भी है। ऐसे कई स्थान हैं जहां धन की आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ धन संचय करना आवश्यक है। रुद्र ने कहा, चूंकि यह एक गिरोह का नियम है, आइए इसे 50/50 में विभाजित करें। भविष्य में हम एक साथ जो भी कार्रवाई करेंगे वह इसी अनुपात पर आधारित होगी। इस वाक्य ने आने वाले समय के लिए माहौल तैयार कर दिया। $1,52,000 का 50 रुद्र को $76,000 मिले शॉन हेनरी, और उनमें से 8 ने शेष $76,000 बराबर बराबर बांटे और उनमें से प्रत्येक को $9,500 मिल सके। 9,500 यह निश्चित रूप से आज के युग में बहुत बड़ी रकम है। पैसे बंट गए और सभी के हाथों में नोटों की एक मोटी गड्डी थी और हर कोई मुस्कुरा रहा था। रुद्र ने कुछ और सोचा और इन लोगों को चेतावनी दी, मुझे निक की चिंता नहीं है, उसके पैसे का इस्तेमाल उसकी पत्नी की बीमारी के इलाज में किया जाएगा। मुझे ऋषि हेनरी मैथ्यू आपकी चिंता है। आप लोगों के पास इतनी बड़ी रकम है, अगर आप बाहर जाकर इसे बेतहाशा खर्च करेंगे तो यह आसानी से इच्छुक लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। मैथ्यू और हेनरी चौंक गए। वे दोनों पहले से ही अपने दिमाग में एक कार्निवल की योजना बना रहे थे। रुद्र ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और गंभीर स्वर में कहा, इस अवधि में कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता, बस पहले की तरह यही रहो। क्या तुम समझे? हम समझते हैं, सभी ने एक सुर में जवाब दिया। रुद्र की बात समाप्त होने के बाद उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यदि आप जाने के लिए कुछ लड़कियों को ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। हे। कई लोग हंसे। अपने हिस्से का $76,000 इकट्ठा करके एक अलग बॉक्स में रख दिया, फिर गिरोह के हिस्से के 63,000 को पलटकर दूसरे डिब्बे में रख दिया। स्पेनिश गिरोह के मालिक दानी को खबर मिली कि क्लब लूट लिया गया है, इसलिए वह अपने गिरोह के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि जमीन पर केवल लाशें की कैसीनो अस्तव्यस्त था और सारी नकदी लूट ली गई थी। दानी तुरंत क्रोधित हो गया, जिसने भी मेरा कैसीनो लूटा है मैं उसे ढूंढ लूंगा, बम से बांध दूंगा और उड़ा दूंगा। दानी ने दांत पीस लिए और गुस्से से दहाड़ने लगा। कैसीनो निदेशक सहित उसके 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। ये बात नहीं है। जिस बात से वह व्यथित महसूस कर रहा था वह यह थी कि कैसीनो में सारा पैसा लूट लिया गया था। आज रात की ब्लैक जैक प्रतियोगिता के लिए उन्होंने विशेष रूप से $1,00,000 से अधिक का आवंटन किया। लूटे जाने से ठीक आधे घंटे पहले उन्हें एक फोन आया और उनके सलाहकार ने उन्हें बताया कि नकदी $2,00,000 से अधिक हो गई थी। दानी के दिल से खून बह रहा था। इस समय क्लब के बाहर कई पुलिस गाड़ियां खड़ी थी। आधे घंटे पहले ही पुलिस को फोन आया और वह वहां पहुंच गई। उन्होंने वास्तव में तेजी से कार्रवाई की। पुलिस ने अपनी बंदूकें तानकर सावधानी से प्रवेश किया। जब वे भूमिगत कैसीनो में आए और दानी और उसके समूह को देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें उठाईं और उन्हें बैठने के लिए कहा। दानी इतना क्रोधित था कि वह लगभग पागल हो गया था। मैं दानी हूं, यह मेरी संपत्ति है, मुझे लूट लिया गया, क्या आप इसे नहीं देख सकते? दानी ने पुलिस से गुस्से में कहा। अगले दिन रुद्र ने फ्रेड को ऑस्ट्रियाई गिरोह का बॉस कहा। कॉल कनेक्ट होते ही फ्रेड ने कहा, रुद्र मैं तो बस तुमसे कुछ पूछने के लिए तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या बात है बॉस? रुद्र ने पूछा। पिछली रात स्पेनिश कैसीनो को लूट लिया गया था। स्पेनिश गिरोह के 1 दर्जन लोग मारे गए थे और बहुत सारा पैसा लूट लिया गया था। मैं इस खबर के बारे में पूछताछ कर रहा था और मैंने कई लोगों से पूछा कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या आपके पास इस मामले के बारे में कोई जानकारी है? फ्रेड ने पूछा। रुद्र थोड़ा रुका। उसे उम्मीद नहीं थी कि फ्रेड इस मामले के बारे में पूछ रहा था। कैसा संयोग है बॉस, मैं बस आपको इसके बारे में बताने जा रहा था। ओह, क्या आप कुछ जानते हैं? फ्रेड ने आवाज उठाई। मैंने यह किया, रुद्र ने कहा। फ्रेड हैरान था। तुमने यह किया? हाँ, मैंने यह किया। मैंने बॉस को सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहता था और अपने गिरोह का हिस्सा सौंपना चाहता था। रुद्र ने कहा। साझा कितना? 30,70 विभाजित कुल $63,000 के लिए, रुद्र ने कहा। फ्रेड ने एक सरल गणना की और जानता था कि रुद्र और अन्य लोगों ने $2,00,000 से अधिक लूट लिया था, जो कि बहुत सारा पैसा था। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फ्रेड ने फोन रख दिया। 0026 अध्याय 2626 सी गैलेक्सी HTML का प्रारंभ अध्याय। रुद्र ने पैसे ले लिए और बाहर जाने वाला था। हेनरी और मैथ्यू नीचे लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। टीवी पर कार्टून टॉम एंड जेरी चल रहा था और ये दोनों लोग इसे बड़े चाव से देख रहे थे। यह अब 1945 है। टेलीविजन की पहुंच दर अभी अधिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह केवल लगभग 67 है और केवल 1 दर्जन टीवी स्टेशन हैं।
यह टीवी 112 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक है जो शायद ही कभी टीवी कार्यक्रमों के संपर्क में आए हों। 1950 के दशक तक ऐसा नहीं होगा कि टेलीविजन एक आम उपभोक्ता उत्पाद बन जाएगा। बॉस, आप बाहर जाना चाहते हैं? क्या आपको गाड़ी चलाने में मेरी मदद की जरूरत है? रुद्र को नीचे उतरता देख हेनरी तुरंत खड़ा हो गया। कोई जरूरत नहीं है। रुद्र बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। हेनरी, क्या तुमने जिस आदमी का अपहरण किया था वह अभी भी तहखाने में है? रुद्र ने पूछा। हाँ, उसे 3 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। हेनरी ने कहा। उसे जाने देने का कारण ढूंढो, लेकिन उसे हमारे बारे में कुछ भी मत जानने दो और इसे क्लब की डकैती से मत जोड़ो। रुद्र ने आदेश दिया। इसके अलावा नील और अन्य लोगों से कहें कि वे बाहर जाएं और स्पेनिश गिरोह की प्रतिक्रिया के बारे में पूछताछ करें और देखें कि क्या उनकी ओर से कोई हालचाल है। ठीक है बॉस। रुद्र चला गया। हेनरी ने अपना सिर खुजलाया और मैथ्यू की ओर देखा। मैथ्यू, तुम्हें क्या लगता है हमें उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए? सबसे आसान तरीका है उसे मार देना। इससे निश्चित रूप से उतनी परेशानी नहीं होगी। बॉस ने हमसे उसे जाने देने का कारण ढूंढने के लिए कहा, न कि उसे मारने के लिए, हेनरी ने कहा। इस समय टीवी कार्यक्रम टॉम एंड जेरी से बदलकर टीवी सीरीज में बदल गया था। कथानक एक महिला के बारे में था जिसे उसके बॉस ने पकड़ लिया था, जिसने नग्न तस्वीरें ली और उसे अपना प्रेमी बनने की धमकी दी। हेनरी की आंखें चमक उठी। मैथ्यू, मेरे पास एक विचार है। केविन मैडियन को 3 दिनों से तहखाने में बंद कर दिया गया है। इन 3 दिनों में वह हर पल भयभीत रहे। लुटेरे शायद फिरौती मांगने के लिए उसके परिवारों से संपर्क करेंगे। है ना, कितना उसने यह भी सुना कि फिरौती देने वाले कई लोगों को भी लूट लिया जाएगा। क्या डाकू खुद को मार डालेगा? ये सवाल उनके मन में हर समय घूमते रहते थे, जिससे वे हर समय चिंतित भी रहते थे। तहखाने का लोहे का दरवाजा खुला। नकाब पहने 2 आदमी अंदर आए। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी और केविन कांप उठा। शायद वे आज उसे मारने जा रहे थे। कृपया मुझे मत मारो। मैं सभी शर्तें मानने को तैयार हूं और मैं पैसे लूंगा। कृपया मुझे मत मारो, केविन ने विनती की। बकवास बंद करो, अब सब कुछ हमारी आवश्यकताओं के अनुसार करो। हेनरी ने इसे ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, मैं आज्ञाकारी बनूंगा। अपने कपड़े उतारो, बिल्कुल नंगे। हम केविन स्तब्ध था। क्या है, वे क्या करने जा रहे हैं? लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। केविन ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसका शरीर उतना मांसल नहीं दिख रहा था। मैथ्यू ने अपना कैमरा उठाया। इसे मत ढको, अपना हाथ छोड़ो। पोज बनाओ, हाथ सहृदय बनो, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। तुम्हें पता है, इतनी कठोर अभिव्यक्ति मत करो। केविन को लगा कि इस स्थिति में नग्न होकर फोटो खींचवाने के बाद यह अजीब है कि उसकी अभिव्यक्ति इससे बेहतर नहीं हो सकती कि वह कैसे मुस्कुराए। आखिरकार सभी तस्वीरें खींचे जाने के बाद मैथ्यू ने सफलतापूर्वक काम पूरा कर लिया। हेनरी ने केविन को अपने कपड़े पहने, उसके हाथ बांधने, हुड पहने और उसे बाहर खींचने का आदेश दिया। रुकने से पहले आधे घंटे तक केविन के लिंकन में घूमने के बाद हेनरी ने केविन के हाथ से रस्सी खोल दी और सख्ती से कहा, हम तुम्हें अभी जाने दे रहे हैं। जब तुम घर जाओगे तो $5000 तैयार कर सकते हो। हम तुमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, यदि आप पुलिस को बुलाने का साहस करते हैं तो हमारे पास आपसे निपटने के अनगिनत तरीके हैं और आपकी तस्वीरें प्रमुख समाचार पत्रों के मेलबॉक्स में दिखाई देंगी। मैं पुलिस को कभी नहीं बुलाऊंगा। जब तक आप 100 तक गिनती नहीं गिन लेते तब तक आप हुड नहीं हटा सकते। अभी गिनना शुरू करें, मैथ्यू ने कहा। ठीक है, 1 2 3 4। हेनरी और मैथ्यू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और वे कार से बाहर निकल गए। केविन ने कार में 100 तक गिनती की, रुका और कुछ देर इंतजार किया और फिर धीरे से पूछा, मिस्टर रॉबर, क्या मैं अपना हुड खोल सकता हूँ? कोई उत्तर नहीं। केविन ने सावधानी पूर्वक एक छोटी सी शुरुआत की। कार में और कोई नहीं था। वह केविन रोया, अंततः मुक्त और जीवित। थोड़ी देर तक रोने के बाद वह डगमगाते हुए ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और वापस अपने घर चला गया। उसने दरवाजा खोला और अपनी पत्नी को घर पर पाया। महिला ने केविन को देखा और चिंता से पूछा, तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर तुम आज नहीं आए तो मैं पुलिस को बुलाने जा रहा था। यह देखकर कि उसकी पत्नी उसके बारे में कितनी चिंतित थी, केविन आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। प्रिय, मैं फिर कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। जब फ्रेड को पता चला कि डकैती के लिए रुद्र जिम्मेदार है तो उसने फोन रख दिया और तुरंत अपने बॉस शौर्य को बुलाया। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। कॉल कनेक्ट हो गई थी। मिस्टर शौर्य, यह मैं हूं फ्रेड। स्पेनिश कैसीनो में हुई घटना की स्पष्ट रूप से जांच की गई है। यह हमारे गिरोह का एक छोटा मालिक रुद्र था।
रुद्र, मुझे उसकी स्थिति के बारे में बताओ, शौर्य ने पूछा। रुद्र एक नौसैनिक हुआ करता था। घायल होने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई थी। उसकी सिफारिश हमारे छोटे मालिकों में से एक वीर ने की थी। जहां तक उसके अधीन लोगों की बात है, वे सभी अनुभवी कामरेड हैं जिन्हें उसने भर्ती किया था। फ्रेड ने कहा, उसने अभी मुझे फोन किया था और गिरोह का हिस्सा सौंपने ही वाला था और अब मेरे पास आ रहा है। शेयर कितना है? शौर्य ने पूछा। 63,000। नीचे के लोगों को पैसा कमाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैंने उनका हिस्सा बढ़ा दिया। उसने कुल 2,10,000 की लूट की और गिरोह को 63,000 का हिस्सा मिला। फ्रेड ने समझाया। 63,000। यह नंबर सुनते ही शौर्य का हृदय द्रवित हो गया। इस दौरान उनके पास पैसों की कमी हो गई। रुद्र का पैसा अभी तक गिरोह के खाते में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए वह इसे ले सकता है। कुछ समय पहले माफिया समिति ने बैठक कर लॉस एंजलिस गैंग से राजस्व बढ़ाने को कहा था। ऐसा हुआ कि एक दोस्त विलियम विक्सन, जो एक गैंगस्टर भी था, ने लास वेगास में एक लग्जरी कैसीनो बनाने का प्रस्ताव रखा। कुछ रिसर्च करने के बाद शौर्य को इस प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी हुई। दोनों इसे बनाने के लिए धन जुटाने वाले थे। उनकी योजना बहुत बड़ी थी। लास वेगास अभी भी एक रेगिस्तान था और जुआरियों के लिए अभी तक उतना आकर्षण नहीं रखता था। शौर्य ने एक विशाल कैसीनो योजना की कल्पना की, जिसमें महल शैली के कैसीनो, लग्जरी होटल, नाइट क्लब, बार, लाउंज, रेस्तरां, कैफे, इंडोर दुकानें, हेल्थ क्लब और बहुत कुछ शामिल था। यहाँ निजी विला, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि बाहर एक झील भी होगी। साथ ही एक अखाड़ा, शूटिंग रेंज और घोड़ा फार्म भी होगा। संक्षेप में लक्ष्य इस कैसीनो को जुए और मनोरंजन को एकीकृत करने वाला एक अवकाश स्थल बनाना है। उनकी योजना एक समय में लगभग 3,000 लोगों को प्राप्त करने की है, इसलिए प्रारंभिक निवेश 6 मिलियन तक पहुंच गया। 1945 में 6 मिलियन एक पूर्ण संपत्ति थी, जो 2020 में 60 मिलियन के बराबर है। हालांकि शौर्य लॉस एंजलिस ऑस्ट्रियन गैंग का बॉस है, लेकिन ऑस्ट्रियन गैंग एक कंपनी के रूप में मौजूद है और माफिया की एक शाखा है। कमाए गए धन का एक बड़ा हिस्सा सौंपना होगा। शौर्य गुपचुप तरीके से कंपनी के फंड का कुछ हिस्सा हड़पने की कोशिश कर रहा है। अगर दूसरे माफिया परिवार को इसके बारे में पता चला तो यह शौर्य के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। विलियम विक्सन केवल 10 लाख इकट्ठा कर सका। शेष धनराशि के साथ शौर्य ने अपनी विशाल योजना को पूरा करने के लिए 4 मिलियन जुटाने के लिए अन्य गिरोह मालिकों की पैरवी करने की योजना बनाई। फ्रेड, रुद्र नाम के उस छोटे लड़के को मेरे घर लाओ और पैसे लाना याद रखना, शौर्य ने कहा। फ्रेड को कुछ एहसास हुआ। ठीक है बॉस। वीर की पुरानी फोर्ड चलाते हुए रुद्र ने सोचा कि अब इसे एक बेहतर कार में बदलने का समय आ गया है। बंदूकें पुरुषों की पसंदीदा होती हैं, लेकिन कई बार कारों को सामने कतार में खड़ा करना पड़ता है। एक प्यारी कार निश्चित रूप से पत्नी से ज्यादा करीब होती है। कुछ ही समय बाद वह फ्रेड विला के दरवाजे पर पहुंचा। यह एक उच्च श्रेणी का समुदाय है जो स्वतंत्र विला से घिरा हुआ है। प्रत्येक विला कई एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। कार दरवाजे पर रुकी और रुद्र बक्सा लेकर बाहर निकला। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। फ्रेड ने दरवाजे पर खड़े होकर रुद्र से कहा, रुद्र, मेरे साथ किसी से मिलने आओ। किससे मिल रहे हैं? रुद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आप पैसे इकट्ठा करने से ज्यादा किसी से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो व्यक्ति कौन है? फ्रेड ने रुद्र की ओर देखा और कहा, मेरे मालिक लॉस एंजलिस में भूमिगत दुनिया के असली नियंत्रण। 0027 अध्याय 2727 स्वैपिंग गुड सक्सेस HTML का प्रारंभ अध्याय। आपका बॉस? रुद्र ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ऑस्ट्रियाई गिरोह का असली मालिक, लॉस एंजलिस अंडरवर्ल्ड का नियंत्रक, माफिया के संस्थापकों में से एक श्री बेंजामिन शौर्य मेरा मालिक है। जब फ्रेड ने शौर्य का नाम लिया तो उसके स्वर में भावुकता का आभास हुआ। जब माफिया अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लॉस एंजलिस आए तो फ्रेड शौर्य का दाहिना हाथ था। ऑस्ट्रियन गैंग के लॉस एंजलिस में पैर जमाने के बाद शौर्य पर्दे के पीछे से सेवानिवृत्त हो गया और फ्रेड ऑस्ट्रियन गैंग का स्पष्ट बॉस बन गया। बेंजामिन शौर्य। यह नाम सुनकर अचानक रुद्र को एक फिल्म याद आ गई जो उसने पहले देखी थी, जिसका नाम था द ग्रेटलर। यह फिल्म भी अपेक्षाकृत प्रसिद्ध गैंगस्टर फिल्म है जो लास वेगास में निवेश और निर्माण में बेंजामिन शौर्य के अनुभव की कहानी बताती है। शौर्य माफिया सरगनाओं में से एक था और माफिया किलर ग्रुप का मुखिया था। 1940 के दशक में संगठन ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उन्हें लॉस एंजलिस भेजा। शौर्य ने लॉस एंजलिस में अन्य गिरोहों का सफाया करने और अपना गिरोह स्थापित करने के लिए जबरदस्त तरीकों का इस्तेमाल किया। थोड़े ही समय में ऑस्ट्रियाई गिरोह लॉस एंजलिस में सबसे बड़ी ताकत बन गया। हालांकि गैंग स्थापित करने के बाद वह मोर्चे पर नहीं टिके, इसके बजाय उसने फ्रेड को गिरोह का प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने एक फिल्म कंपनी खरीदी और कई शीर्ष फिल्म कंपनी मालिकों, फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और सितारों के साथ काम करके हॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए जो उनके दोस्त बन गए। शौर्य एक रोमांटिक लड़का था जिसके कई अभिनेत्रियों, महिला सितारों और सोशलाइट्स के साथ संबंध थे। बाद में उनकी मुलाकात हॉलीवुड की एक खूबसूरत महिला और एक अज्ञात छोटे अभिनेता वर्जीनिया हिल से हुई। शौर्य उसके प्यार में पागल हो गया। लास वेगास कैसीनो का निर्माण करते समय उन्होंने वित्त प्रबंधन के लिए वर्जीनिया हिल को भी नियुक्त किया। अंत में कैसीनो विफल हो गया, शौर्य मारा गया और वर्जीनिया हिल ने भी आत्महत्या कर ली। यही कारण है कि फिल्म का नाम द ग्रेट लव रखा गया है। जब रुद्र सोच रहा था, कार बेवर्ली हिल्स में एक आलीशान जागीर के सामने पहुंची। दरवाजा खुला और वह बगीचे में चली गई और अंत में एक 3 मंजिला विला के सामने रुकी। बटलर फ्रेड और रुद्र को एक आलीशान कार्यालय में ले गया जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन शौर्य से हुई। फ्रेड, आओ यहाँ बैठो, बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रुद्र की ओर देखा। क्या यह वही रुद्र है जिसका आपने फोन पर जिक्र किया था? हाँ मिस्टर शौर्य, यह रुद्र है। शौर्य सर, रुद्र ने आदरपूर्वक कहा। शौर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह बहुत ताकतवर युवक है, आओ और हमारे साथ बैठो। उसने मेज पर रखी विस्की उठाई और उनमें से प्रत्येक के लिए एक गिलास डाला। शौर्य का रूप सुंदर है, उसकी नीली आंखें हैं और वह सौम्य दिखता है, लेकिन रुद्र जानता है कि शौर्य वास्तव में एक हत्यारा लड़का है, यहाँ तक कि कुछ हद तक पागल आदमी भी है जिसने एक बार मुसोलिनी की हत्या करने की योजना बनाई थी। शौर्य को रुद्र में बहुत दिलचस्पी थी। डकैती वाले दिन उसने रुद्र की हरकतें देखी। उन्होंने छोटे लड़के की कार्य करने की क्षमता की प्रशंसा की। चुस्त और साफ सुथरा, मजबूत क्षेत्र नियंत्रण क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले अधीनस्थों के साथ उसके पास निश्चित रूप से बड़ी चीजों के लिए प्रतिभा है। तुम्हें पता है, मैं कल स्पेनिश कैसीनो में था, शौर्य ने कहा। रुद्र थोड़ा स्तब्ध था। मुझे आपकी रुचि में खलल डालने के लिए खेद है मिस्टर शौर्य, रुद्र ने कहा। शौर्य हंसा। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वर्जीनिया हैरान थी। वापस आने के बाद आधी रात तक मैंने उसे शांत किया। मैंने कल आपकी सभी हरकतें देखी। आपने तेजी से, सटीक और कुशलता से काम किया। आपके अधीनस्थ उच्च गुणवत्ता वाले हैं जो निर्दोष लोगों को अंधाधुंध नहीं मार रहे हैं बल्कि पूरी भीड़ को चौंका रहे हैं। इसे मैंने अब तक देखा सबसे सटीक डकैती ऑपरेशन कहा जा सकता है। आपके आदमी कौन हैं? वे सभी मरीन कॉर्प से मेरे साथी हैं, रुद्र ने कहा। अन्य गिरोहों के साथ संघर्ष के बाद यह और अधिक खतरनाक होता जा रहा था और मुझे लगा कि मेरे पास जनशक्ति की कमी है, इसलिए मैंने अपने साथियों से संपर्क किया जो मरीन कोर में सभी भाई हैं। पूर्व विश्व युद्ध का अनुभव करने के बाद शौर्य समझ गया जो लोग बच गए वे सभी कुलीन थे और यह रुद्र भी बहुत चतुर है। वह जानता है कि अन्य गिरोहों के साथ संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पहल कैसे करनी है। उसने पैसा बनाने का अवसर सूंघ लिया। कुल कितने पैसे लूटे गए? शौर्य ने फिर पूछा। 2,10,000, रुद्र ने कहा। ओह, यह सचमुच बहुत है। फ्रेड ने शौर्य की ओर देखा और कहा, बॉस गिरोह का हिस्सा 63,000 होना चाहिए। यह पैसा अभी तक दर्ज नहीं किया गया है और इसके बारे में कोई और नहीं जानता है। आपको क्या लगता है कि इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? जब उसे फोन आया कि वह रुद्र को पैसे लेकर आ जाए तो फ्रेड के मन में पहले से ही एक अनुमान था, इसलिए उसने पूछा, इसे मेरे पास छोड़ दो। अभी मेरे पास फंडिंग का बड़ा अंतर है। इस पैसे के बारे में दूसरे लोगों को मत बताना, शौर्य ने सीधे तौर पर कहा। ठीक है बॉस, फ्रेड ने कहा। वैसे रेड वाइन की जांच कैसी चल रही है? शौर्य ने पूछा। फ्रेड थोड़ा रुका। मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शौर्य का चेहरा काला पड़ गया। मुझे सीमा शुल्क के साथ चीजों को सुचारू करने के लिए एक दोस्त मिला। सबसे अच्छा परिणाम करों का भुगतान करना और शराब को वैध बनाना है। आयातित वस्तुओं के लिए कर $2 लाख है और सामान का वह बैच अधिकतम $2,50,000 में बेचा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि हमें सामान का यह बैच चाहिए या नहीं? शौर्य ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। फ्रेड ने अपना सिर नीचे कर लिया। जिसके बारे में बोलते हुए यह उसकी जिम्मेदारी थी कि क्या वह अभी भी सामान का यह बैच चाहता था। वह थोड़ी देर के लिए झिझका। कर इतना अधिक है और गिरोह की टेकआउट कीमतें आमतौर पर नियमित आयात चैनलों की तुलना में सस्ती होती हैं। भले ही सामान वापस लाया जाए, परिवहन और सुरक्षा पर अन्य खर्चों के साथ वे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। माफिया को 15 हिस्सा गिनने पर इसके बदले में उसे धन की हानि हो सकती है। फ्रेड यह घाटे वाला सौदा नहीं करना चाहता था। फ्रेड की झिझक से शौर्य थोड़ा निराश हुआ। फ्रेड एक आज्ञाकारी व्यक्ति था, यही कारण था कि उसे मूल रूप से लॉस एंजल्स का आधिकारिक प्रभारी व्यक्ति चुना गया था।
हालांकि फ्रेड की अग्रणी क्षमता और निर्णायकता में स्पष्ट रूप से कमी थी। जब उसने लॉस एंजलिस को उसे सौंपा तो ऑस्ट्रियाई गिरोह का आकार इतना ही था और पिछले कुछ वर्षों में भी बिना किसी बड़े विकास के यह अभी भी वैसा ही था। रुद्र की ओर देखते हुए, रुद्र, यदि तुम्हारे सामने ऐसी कोई बात आती तो तुम उसे कैसे हल करते? शौर्य ने रुद्र की ओर देखा और पूछा। रुद्र ने एक पल के लिए सोचा। मैं करों का भुगतान नहीं करना चाहूंगा। यदि मेरा माल सीमा शुल्क द्वारा जब्त कर लिया गया तो मैं व्यवसाय को विफल मान सकता हूं। यदि मैं करों का भुगतान करता हूं और सामान वापस लेता हूं तो मैं न केवल पैसे नहीं कमाऊंगा बल्कि बहुत समय भी बर्बाद करूंगा। यह लाभ के लायक नहीं है। नए बैच में तस्करी करना बेहतर है, लेकिन एक रास्ता और भी है। अगर मौका मिले तो शायद हम वो सामान बाहर निकाल सकें। ओह, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए? शौर्य को दिलचस्पी हो गई। फ्रेड ने भी रुद्र की ओर देखा। सीमा शुल्क गोदाम बहुत सख्त नहीं है। हम शराब के उस बैच को चुरा सकते हैं। 2,50,000 का व्यवसाय निश्चित रूप से इसके लायक है। शौर्य ने अपना सिर हिलाया। बहुत से लोग जानते हैं कि माल ऑस्ट्रियाई गिरोह का है। अगर वे लूट गए तो हर कोई अनुमान लगाएगा कि हमने यह किया है और मुझे पहले भी कोई मिल चुका है। इससे रीति रिवाजों के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। शौर्य ने रुद्र की विधि को अस्वीकार कर दिया। रुद्र ने कुछ देर सोचा और जारी रखा। एक सुरक्षित तरीका है, आप विनिमय रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। खाली शराब की बोतलों का एक बैच प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बेकार और घटिया रेड वाइन से भर सकते हैं, उन्हें बक्से में पैक कर सकते हैं और फिर बैचों को बदलने के लिए सीमा शुल्क लोगों को रिश्वत दे सकते हैं। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं ने केवल तस्करी की गई रेड वाइन का एक बैच जब्त किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह असली था या नकली। अगर उनका पता चल भी गया तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। शौर्य की आंखें चमक उठी। उन्होंने महसूस किया कि रुद्र का प्रस्ताव वास्तव में एक बहुत अच्छा विचार था। जब्त की गई रेड वाइन सभी शीर्ष पायदान की फ्रांसीसी रेड वाइन थी और प्रत्येक बोतल की कीमत दसियों या यहाँ तक कि सैकड़ों डॉलर थी। घटिया रेड वाइन की कीमत भी केवल दसियों सेंट थी। मूल्य तुलना नगण्य है। जहां तक काम करने के लिए सीमा शुल्क कर्मियों को रिश्वत देने का मामला है, शौर्य को भी भरोसा है कि वह सीमा शुल्क निदेशक को कुछ पैसे दे सकता है। शौर्य ने मुस्कुराते हुए रुद्र की ओर देखा। आपका विचार बहुत अच्छा है फ्रेड। आपके हाथ में माल के उस बैच के दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेजों के अनुसार नकली शराब तैयार करें। मैं लॉस एंजलिस कस्टम्स के लोगों से संपर्क करूंगा। इस मामले को हल किया जाना चाहिए। यदि यह अच्छी तरह से किया जाता है तो हम इस समय के अधिकांश व्यापारिक घाटे से बच सकते हैं। बोलने के बाद शौर्य ने रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखें और अधिक प्रश्नात्मक हो गई। यह युवक न केवल युद्ध में मजबूत है बल्कि दिमाग से भी बहुत लचीला है। वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। रुद्र, क्या तुम्हें फिल्मों में दिलचस्पी है? शौर्य ने अचानक पूछा। रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि शौर्य का विषय इतना बदल जाएगा और उसने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मूवी, मुझे यह बहुत पसंद है। शौर्य मुस्कुराया। कल रात मेरी जागीर में एक पार्टी होगी। वहां कई फिल्म कंपनी के मालिक, एजेंट, मशहूर हस्तियां और कुछ उच्च वर्ग के लोग होंगे। आप आ सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं। वैसे यदि आपके पास कोई महिला साथी है तो आप उसे अपने साथ ला सकते हैं। हार्डी ने सोचा, क्या यह अपने लिए पुरस्कार है? 0028 अध्याय 2828 शॉपिंग वे माई सक्सतमल की शुरुआत। अध्याय। शौर्य के घर से बाहर आते हुए फ्रेड ने रुद्र का कंधा थपथ पाया और कहा, मैं देख सकता हूं कि मिस्टर शौर्य तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। शाबाश रुद्र। हाँ बॉस, रुद्र ने कहा। जैसे ही वह फोर्ड में वापस चला उसने उस पार्टी के बारे में सोचा जिसमें वह कल शामिल होगा और उसे एक उपयुक्त सूट की आवश्यकता थी। एक अच्छी नई कार लेना बेहतर है। शौर्य ने कहा कि वह एक महिला साथी ला सकता है लेकिन उसके पास कोई नहीं है। रुद्र ने सोचा कि शायद मारिसा को दिलचस्पी होगी। मारिसा के बारे में सोचते हुए रुद्र ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और मारिसा के घर की ओर चला गया। जब वह नीचे आया तो देखा कि दरवाजा बंद था। मारिसा को इस समय अभिनय का अध्ययन करना चाहिए। वह जानता था कि मारिसा की कक्षाएं कहाँ हैं और वह वहां चला गया। मारिसा ने अपनी कक्षा समाप्त करने के बाद वह 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ नीचे गई और शिक्षक के व्याख्यान के बारे में बातचीत की। जैसे ही वह बाहर निकली उसने सड़क पर एक लंबा और सुंदर व्यक्ति खड़ा देखा। जॉन, तुम यहाँ क्यों हो? मारिसा खुशी से उस आदमी के पास दौड़ी। मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ और एक उपयुक्त सूट की जरूरत है। आप जानते हैं कि पुरुष कपड़े चुनने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। क्या आपके पास मेरा सलाहकार बनने का समय है? रुद्र ने महिला की ओर देखा और पूछा। मेरे पास समय है,
दोपहर में मेरी कक्षाएं नहीं हैं, इसलिए मैं आपके साथ जा सकता हूँ। मारिसा ने मुस्कुराते हुए यह कहा। पीछे मुड़कर दोनों महिला साथियों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, चेरिल एवी, मैं तुम्हारे साथ दोपहर का भोजन नहीं करूंगा। दोनों महिलाएं मुस्कुराईं और अलविदा कहा। जब मारिसा कार में बैठी और चली गई तो चेरिल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आदमी अच्छा दिखता है, लेकिन उसके कपड़ों और जिस कार को वह चलाता है उसे देखकर लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मारिसा उसके साथ क्यों रहेगी? शायद वह तथाकथित प्यार में बह गई थी। हा हा हा। एवी मुस्कुराई। रुद्र से अनभिज्ञ होने के कारण दोनों महिलाओं ने उसका तिरस्कार किया। आप किस तरह का सूट खरीदने की योजना बना रहे हैं? मारिसा ने पूछा। हाई एंड, कल रात अपेक्षाकृत हाई एंड पार्टी है। हाई एंड सूट सस्ते नहीं हैं। कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं। मारिसा ने रुद्र की ओर देखा और सोचा कि अगर वह आदमी इसे वहन नहीं कर सकता तो वह इसका कुछ हिस्सा प्रायोजित करेगी। लॉस एंजलिस के सबसे समृद्ध वाणिज्यिक जिले में पहुंचकर दोनों तरफ उच्च स्तरीय शॉपिंग मॉल और विशेष स्टोर थे। दोनों बुकर्स ब्रदर्स स्टोर में चले गए। रुद्र ने इस ब्रांड के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना 1818 में हुई थी और यह एक अमेरिकी पुरुषों का लग्जरी ब्रांड है। 40 से अधिक अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने उनके सूट पहने हैं। मारिसा ने एक सूट चुनने में मदद की और यह रुद्र पर पूरी तरह से फिट हुआ। उसके पास एक अच्छा फिगर और कपड़े पहनने की प्राकृतिक क्षमता है। महान जॉन। मारिसा अब रुद्र को प्यार से जॉन कहकर बुलाती है। रुद्र भी सूट से बहुत संतुष्ट था। यही है मारिसा। एक कोट, 2 शर्ट, 2 टाई, एक बेल्ट और चमड़े के जूते की एक जोड़ी चुनने में मेरी मदद करे। उन्होंने सीधे पूरा सूट खरीदने की योजना बनाई। सारे उपकरण पहनने के बाद रुद्र बेहद ऊर्जावान दिख रहे थे। उसका फिगर अच्छा था और सूट में उसका रूप पूरी तरह से दिखता था। वैर निपटाने और जाने के बाद कुल रकम $700 से ज्यादा हो गई। रुद्र ने बिना किसी दबाव के वीर को बसा दिया। अगर मारिसा की 2 महिला साथी उसे अब देखती तो वे निश्चित रूप से उसे बिना पैसे वाला गरीब लड़का नहीं मानती। कार खरीदने के लिए मेरे साथ आओ, रुद्र ने कहा। आप एक कार खरीदना चाहते हैं? मारिसा थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। सबसे सस्ती कार की कीमत $1000 से अधिक है और बेहतर कार की कीमत 2, 3 या यहाँ तक कि 4 या 5,000 है। उन लग्जरी कारों की कीमत भी हजारों डॉलर में होती है। दोनों कार डीलरशिप पर आए। सस्ते फोर्ड को देखने के बजाय रुद्र लग्जरी कार क्षेत्र में घूमता रहा और अंततः एक सुंदर सेडान देखी। पैकर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रसिद्ध लग्जरी कार है जिस पर पंख फैलाए हुए हंस का लोगो है। दुर्भाग्य से 1958 में पैकर्ड मोटर कंपनी ने लगातार कई नीतिगत गलतियां की जिसके कारण कंपनी दिवालिया हो गई और पैकर्ड ब्रांड हमेशा के लिए लोगों की नजरों से ओझल हो गया। यह लोगों की स्मृतियों में एक हंस गीत बन गया है। रुद्र को जिस कार में दिलचस्पी है उसमें गहरे नीले रंग का पेंट और सफेद छत है। यह बहुत पहचानने योग्य है और कुल मिलाकर यह सुंदर और उदार दिखता है। इस कार की कीमत कितनी है? रुद्र ने सेल्समैन से पूछा। 7,850। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कार खूबसूरत है और कीमत भी ठीक है, मुझे यह कार चाहिए। विक्रेता बहुत खुश हुआ और रुद्र को वीर का भुगतान करने के लिए ले गया। मारिसा इस बात से आश्चर्यचकित थी कि रुद्र अचानक इतना अमीर कैसे हो गया, लेकिन जब उसने उसकी पहचान के बारे में सोचा तो उसे राहत मिली। शायद इस दुनिया में गैंगस्टरों से जल्दी कोई अमीर नहीं बनता। कभी भी आप किसी सौदे को पूरा करके ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मेरी फोर्ड कार, इसे मेरे लिए नंबर XX स्ट्रीट पर ले जाओ और सड़क के किनारे पार्क करो, रुद्र ने आदेश दिया। चिंता मत करो सर, मैं इसे तुरंत आप तक पहुंचाने के लिए किसी को भेजूंगा। सेल्समैन मुस्कुराया और फोर्ड की चाबी ले गया। रुद्र मारिसा को एक लग्जरी कार में बैठा कर ले गया। कार में बैठी मारिसा ने कार की ओर देखा और फिर उस आदमी की ओर। रुद्र, लगता है तुम कल रात की पार्टी को बहुत महत्व देते हो। ठीक है, कल रात एक पार्टी है। कई हॉलीवुड सितारे इसमें शामिल होंगे, इसलिए मैं उस मेजबान को शर्मिंदा नहीं कर सकता जिसने मुझे आमंत्रित किया है, रुद्र ने कहा। हॉलीवुड स्टार की पार्टी? मारिसा ने यह बात ईर्ष्या से कही। रुद्र, पार्टी खत्म करने के बाद वापस आना और मुझे बताना कि तुमने किसे देखा, ठीक है? रुद्र मुस्कुराया और मारिसा की ओर देखा। मैं एक महिला साथी ला सकता हूँ, क्या आप रुचि रखते हैं? मारिसा ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। रुद्र, क्या यह सच है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाने वाले हो? क्या आप इच्छुक हैं? हाँ, मैं बहुत इच्छुक हूँ। मारिसा ने उत्साह से सिर हिलाया, लेकिन फिर वह फिर घबरा गई। मुझे ऐसी हाई एंड पार्टी के लिए अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास उपयुक्त कपड़े हैं या नहीं।
रुद्र ने मारिसा की ओर देखा जो थोड़ा घबराई हुई थी और मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे कपड़े चुनने में मदद की, धन्यवाद के रूप में मैं आपको एक शाम की पोशाक दूंगा। सचमुच वाह, तुम बहुत अच्छे हो रुद्र। मारिसा ने रुद्र को गले लगाया और उसे जोर से चूमा। चैनल स्टोर। मारिसा ने ऊपरी शरीर पर काली लेस वाली लट और निचले शरीर पर एक छोटी प्लेट लंबी स्कर्ट के साथ एक शाम की पोशाक चुनी, जिससे वह गरिमामय के साथ साथ सेक्सी, सुरुचिपूर्ण और आकर्षण के संकेत के साथ दिख रही थी। अकेले इस स्कर्ट की कीमत $600 से अधिक है। इस युग में $600 से अधिक एक सामान्य व्यक्ति के 3 महीने के वेतन के बराबर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से कम प्रसिद्ध नए सितारे या यहाँ तक कि सितारे भी रह चुके हैं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कपड़े किराए पर लेना पसंद करते हैं। यह पता चला है कि वे वास्तव में महंगे हैं। दोनों की खरीदारी खत्म होने के बाद शाम हो चुकी थी। रुद्र ने मारिसा को घर भेज दिया। महिला कार की खिड़की पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों में उलझन भरी नजर से रुद्र को देख रही थी। क्या आप ऊपर आकर यह करना चाहेंगे? क्या करें? मुझे यह देखने में मदद करें कि शाम की पोशाक फिट होगी या नहीं। मुझे डर है कि अगर मैं मदद के लिए ऊपर गया तो कहीं मैं इसके टुकड़े टुकड़े न कर दूं। यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इतने सुंदर कपड़े फाड़ने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मारिसा ने रुद्र के चेहरे को चूमा और कपड़े का डिब्बा पकड़कर खुशी से ऊपर की ओर भागी। मैं तुम्हें कल शाम को ले जाऊंगा, रुद्र चिल्लाया। ठीक है। वह एक लग्जरी कार चलाकर वीर के घर गया और गैराज में खड़ी कर दी। वीर की पुरानी फोर्ड डिलीवर हो गई थी और वह सड़क के किनारे दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्र ने दरवाजे पर रखा मेलबॉक्स खोला और अंदर से फोर्ड कार की चाबियां ले ली। शहर के सभा स्थल की ओर गाड़ी चलाते हुए हेनरी, नील और कई अन्य लोग लॉबी में बातें कर रहे थे। रुद्र के अंदर आते ही वे तुरंत उठ खड़े हुए। रुद्र ने कहा, गिरोह के मामले सुलझ गए हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। सभी के चेहरे पर सुकून के भाव थे। यदि गिरोह के साथ कोई समस्या नहीं थी तो इसका मतलब था कि उनका हिस्सा सुरक्षित रूप से एकत्र किया जाएगा। क्या आज स्पेनिश गिरोह की ओर से कोई हालचाल है? रुद्र ने पूछा। सुबह जब वे चले गए तो रुद्र ने उन्हें बाहर जाकर स्थिति का पता लगाने का आदेश दिया। हम में से कुछ लोग अलग से जांच करने के लिए बाहर गए थे। हम अभी वापस आए और बातचीत की। मूल रूप से स्थिति वैसी ही है जैसी हमने उम्मीद की थी। स्पेनिश गिरोह के दानी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बाहरी दुनिया से कहा कि हम उन लोगों को हर कीमत पर ढूंढेंगे जिन्होंने उनके कैसीनो को लूट लिया। हेनरी ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि वे नहीं जानते कि यह किसने किया। पुलिस ने एक मामला खोला है और घोषणा की है कि वे अपनी पूरी ताकत से जांच करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से ज्यादा हलचल नहीं है। नील ने कहा। रुद्र ने कहा, पुलिस को सबसे कम चिंता है। समाचार लगभग समाप्त होने के बाद रुद्र ने सभी को आदेश दिया, सभी को इन दिनों आप जो भी करते हैं उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए और बाहरी दुनिया को कोई भी जानकारी लीक नहीं करनी चाहिए। कल से शॉन, रीड, ऋषि और नील आप सामान्य व्यवसाय करना और बार में सामान पहुंचाना जारी रखेंगे। हेनरी, मैथ्यू, लियो और केरी आप चारों बाहर जाएं और स्पेनिश गिरोह की जांच जारी रखें, यह देखने के लिए कि क्या कोई मूल्यवान सुराग है। बॉस, आप अभी भी स्पेनिश गिरोह को लूटना चाहते हैं? मैथ्यू ने उत्साह से पूछा। क्यों नहीं? रुद्र मुस्कुराया। 002 अध्याय 2929 लघुएज बांक्वेथ सतमल की शुरुआत। अध्याय मुझे कल कुछ करना है इसलिए मैं यहाँ नहीं आऊंगा। तुम लोग अपना काम करते रहो। रुद्र की बात खत्म होने के बाद वह जाने वाला था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा नील उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। बॉस, मैं आपको कुछ बताऊं? नील ने कहा। क्या बात? क्या बात? नील ने अपनी जेब से एक नाजुक छोटा बक्सा निकाला जिस पर रोलेक्स का लेबल खुदा हुआ था। बॉस, मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए आपने अपनी घड़ी का इस्तेमाल किया। आज मैं बाहर गया और रोलेक्स घड़ी की दुकान से गुजरा। मैंने एक नई घड़ी खरीदी जो अभी आई है। रुद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने बक्सा खोला और अंदर एक नाजुक सोने की घड़ी पाई। यह उससे थोड़ा अलग था जिसे रुद्र ने कुक से चुराया था, लेकिन यह अधिक सुंदर था। नील ने बताया, मैं मूल रूप से एक ऐसी घड़ी खरीदना चाहता था जो बिल्कुल आपकी जैसी ही हो, लेकिन स्टोर क्लर्क ने कहा कि यह स्टॉक में नहीं है। यह नई लॉन्च की गई दूसरी पीढ़ी की सोने की घड़ी थी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। रुद्र ने कुछ देर सोचा, सिर उठाया और नील से कहा, धन्यवाद नील, मैं यह घड़ी स्वीकार करूंगा। वैसे तुम्हारी पत्नी की बीमारी कैसी है? नील हंसा। उसमें बहुत सुधार हुआ है। डॉक्टर ने उसे पेनिसिलिन और अन्य दवाएं दी। अब उसे रात में शायद ही कभी खांसी होती है और वह मूल रूप से सामान्य जीवन जी सकती है। डॉम मर्फी ने कहा कि उसे केवल 1 महीने के उपचार की आवश्यकता है और फिर उसका इलाज रूढ़िवादी तरीके से किया जा सकता है। यह बहुत अच्छा है।
अगले दिन रुद्र वीर को देखने अस्पताल जाता है। यह लड़का बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया और बिस्तर से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। जब उसने रुद्र को आते देखा तो धीमी आवाज में पूछा, मैंने अखबार पढ़ा, स्पेनिश कैसीनो लूट लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि नुकसान 2 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? जॉन। हमने यह किया। वीर ने अपना मुंह पूरा खोला और फिर उसके चेहरे पर झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। अगर मैं अच्छे स्वास्थ्य में होता तो मैं आपका अनुसरण करके बहुत सारा पैसा कमा सकता था। यह बहुत अफसोस की बात है। तो जल्दी ठीक हो जाओ। हमेशा महिलाओं पर ध्यान मत दो। अस्पताल में पिछले 2 महीनों में तुम फिर से मोटी हो गई हो। रुद्र ने कहा। हे वीर केवल खिलखिला सकता था। सच कहूं तो पिछले 2 महीनों में शुरुआत को छोड़कर उनका बाकी जीवन बेहद पौष्टिक रहा है। वीर के वार्ड से निकलने के बाद रुद्र फिर से नील की पत्नी से मिलने गया और फूलों का गुलदस्ता भेजा। जेनी रुद्र को धन्यवाद देने से खुद को नहीं रोक सकी। आखिरकार यह रुद्र ही था जो उन्हें लॉस एंजलिस लाया था। यदि रुद्र नहीं होता तो वह अभी भी पीड़ित होती और शायद मर भी जाती। दोपहर हो गई है। रुद्र ने नए खरीदे हुए कपड़े, शर्ट, टाई, बेल्ट, चमड़े के जूते और अंत में एक कोट पहना। वह दर्पण के सामने खड़ा था और सुंदर और लंबा लग रहा था। शाम के समय वह अपनी नई कार मारिसा के घर के नीचे तक ले गया। दीदी। रुद्र कार से बाहर निकला, 2 बार हॉर्न बजाया और दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा। कुछ देर बाद खिड़की से एक खूबसूरत महिला का चेहरा दिखाई दिया। जॉन, मैं अभी नीचे आऊंगा। महिला एक पोशाक और ऊंची एड़ी के जूते में नीचे चली गई। जैसे ही वह बाहर आई रुद्र की आंखें चमक उठी। मारिसा, तुम आज बहुत सुंदर हो। महिला ने रुद्र को देखकर मीठी मुस्कान दी और कहा, मैं सुबह से तैयारी कर रही हूँ। दोनों कार में बैठे और शौर्य के बेवली मैनर की ओर चल दिए। मारिसा रास्ते में खुद को देखती रही, फिर रुद्र की ओर देखते हुए बोली, जॉन, मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। रुद्र ने आगे बढ़कर महिला के बालों को सहलाया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप पार्टी में सबसे खूबसूरत महिला होंगी। लाइटें जल उठी। शौर्य मैनर में कई मेहमान आए। आंगन में अनगिनत लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। पुरुष और महिलाएं भव्य कपड़े पहने हुए थे। मारिसा कार से बाहर निकली और घबराकर अपनी स्कर्ट खींच ली। रुद्र ने सड़क पर जो आत्मविश्वास जगाया था वह फिर खत्म हो गया। उसने उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। रुद्र ने महिला का हाथ पथपाया और उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। जागीर बेहद आलीशान है। बीच में संगमरमर का नक्काशीदार पूल है और झील नीलम की तरह नीली है। जॉन, यह यहाँ बहुत सुंदर है। मारिसा की प्रशंसा की। विला की लॉबी में चलते हुए इसे शानदार ढंग से सजाया गया था और जाहिर तौर पर पार्टी के लिए पिछले 2 दिनों में इसे फिर से सजाया गया था। हॉल में बहुत सारे लोग थे। लोग 2 या 3 की संख्या में एक साथ इकट्ठे हुए बैठे या खड़े, हाथ में शराब के गिलास लिए हुए और बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने संगीत पर नृत्य किया। पुरुष और महिलाएं सभी सुकून भरी मुस्कान से भरे हुए थे। इस भव्य दृश्य ने रुद्र को उस फिल्म की याद दिला दी जो उसने एक बार देखी थी, शानदार गेट्सबाय। उस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो द्वारा निभाया गया पुरुष नायक एक शराब तस्कर है। अमीर होने के बाद वह उच्च वर्ग के समाज में आने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता है। वह अक्सर अपनी जागीर में महंगी पार्टियां आयोजित करता है और कुछ मशहूर हस्तियों को कार्निवल के लिए आमंत्रित करता है। शौर्य द्वारा आयोजित भोज डिकैप्रियो द्वारा आयोजित भोज से थोड़ा ही अधिक था। हॉल के कोने में रुद्र ने आखिरकार शौर्य को देखा। शौर्य ने भी रुद्र और अन्य लोगों को देखा, अपने आसपास के दोस्तों से कुछ कहा और मुस्कुराते हुए चला गया। रुद्र, मेरी पार्टी में आपका स्वागत है। यह आपकी महिला साथी है, पता नहीं इसे क्या कहूँ। उसने मारिसा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मारिसा, रुद्र ने कहा। मारिसा शौर्य की ओर थोड़ा झुकी। मिस मारिसा बहुत सुंदर है। शौर्य ने प्रशंसा की। रुद्र की ओर मुख किया और कहा, अपनी महिला साथी को ले जाओ और मजा करो। यहाँ कई हॉलीवुड सितारे हैं, तुम उनके साथ चैट कर सकते हो और दोस्त बना सकते हो। रुद्र, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और चलो कुछ बातें अकेले में करते हैं। रुद्र का हृदय द्रवित हो गया। उसे लंबे समय से महसूस हो रहा था कि उसे पार्टी में शामिल होने देना शौर्य की ओर से सिर्फ एक इनाम नहीं होगा, इसके पीछे अन्य योजनाएं भी होनी चाहिए। ठीक है शौर्य जी। वह मारिसा को खाने की मेज पर ले गया, शराब का एक गिलास उठाया और मारिसा को दिया। उसने एक गिलास भी ले लिया। मारिसा ने अचानक उसे खींच लिया। रुद्र के कान के पास अपने लाल होंठ रखकर मारिसा ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, हे भगवान जॉन, बताओ मैंने किसे देखा। हालांकि उसकी आवाज यथासंभव धीमी रखी गई थी, फिर भी महिला की आवाज में उत्तेजना सुनी जा सकती थी। टेड क्लार्क गेबल, गॉन विद द विंड से रेट बटलर, वह मेरे आदर्श हैं।
मारिसा ने रुद्र का हाथ इतनी उत्तेजना से दबाया कि वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। मारिसा की नजरों का अनुसरण करते हुए रुद्र को विशिष्ट मूंछों वाला एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मिला जो महिलाओं के एक समूह से घिरा हुआ था। क्लार्क गेबल, जो अब अपने 40वें वर्ष में हैं, परिपक्व, सुरुचिपूर्ण और आत्मविश्वासी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हजारों महिलाओं के लिए आदर्श बन सकता है। थोड़ी देर बाद मारिसा फिर से उत्तेजित हो गई। जॉन, मैंने ग्लोरिया गार्सन को देखा। उसने 1 साल पहले फिल्म द ब्रेव होम में अभिनय किया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। वह बहुत सुंदर और सुंदर है, मारिसा ने चिल्लाकर कहा। वाह जॉन, यह कैरी ग्रांट है। वह वास्तव में यहाँ भी है। उसे पहले ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। जॉन, सीढ़ियों के पास खड़ी उस महिला को देखो जो किसी से बातें कर रही है। वह ओलिविया देहा है। गॉन विद द विंड में मेलानी की भूमिका निभाने वाली विलेन को 12वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। जहां भी उसने देखा, मारिसा ने कई बड़े सितारों को देखा, जिससे वह एक ऐसी लड़की बन गई जो अपने हॉलीवुड सपने को आगे बढ़ाने के लिए इतनी उत्साहित थी कि वह केवल खुद को संयम खोने से रोकने की पूरी कोशिश कर सकती थी। उन बड़े सितारों के अलावा यहाँ अनगिनत छोटे सितारे भी हैं। पुरुष सुंदर हैं और महिलाएं सुंदर हैं। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वे कमोबेश प्रसिद्ध हैं। हॉलीवुड में सबसे अपरिहार्य चीजें सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं हैं। हर साल अनगिनत लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। लुक्स के अलावा इसका एक बड़ा हिस्सा किस्मत पर भी निर्भर करता है। कभी भी लोगों की मेहनत से ज्यादा उनकी किस्मत मायने रखती है। कुछ देर हॉल में खेलने और कई बार डांस करने के बाद वेटर की वर्दी पहने एक युवक रुद्र के पास आया और बोला, मिस्टर रुद्र, मिस्टर शौर्य आपको दूसरी मंजिल पर बालकनी में आमंत्रित करते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया। मारिसा, तुम थोड़ी देर अकेले खेलो और मैं मिस्टर शौर्य से मिलने जाऊंगा। रुद्र ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम काम पर जाओ। रुद्र दूसरी मंजिल पर बालकनी में आया। शौर्य बालकनी के संगमरमर के खंभों के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। इस स्थिति से उन्हें पूरी जागीर का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। शौर्य ने रुद्र की ओर देखा और उसे सिगार फेंक दिया। धन्यवाद शौर्य जी। रुद्र ने उसे ले लिया और अपने लिए जला लिया। शौर्य ने अपना सिगार निकाला, जागीर की ओर इशारा किया और पूछा, आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? यह बहुत शानदार है। तो क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी पसंद है? सच बताओ। रुद्र रुक गया। मुझे यह पसंद है। हा 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 हा, शौर्य हंसा। किसी को भी इस तरह का जीवन पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह के जीवन के लिए धन और ताकत की आवश्यकता होती है। रुद्र, क्या तुमने कभी बिग बॉस बनने के बारे में सोचा है? शौर्य ने रुद्र की आंखों में देखा और पूछा। रुद्र ने दूर की ओर देखा और निश्चितता के साथ अपना उत्तर दिया, हाँ, ठीक है, मुझे साहस और आदर्श वाले लोग पसंद हैं। रुद्र ने शौर्य की ओर देखा और कहा, मिस्टर शौर्य, मुझे नहीं पता कि मुझसे ये शब्द पूछकर आपका क्या मतलब है। हाँ, बहुत सरल। मैं अपने लिए काम करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप इस काम के लिए बहुत अच्छे हैं, शौर्य ने कहा। 0030 अध्याय 3030 बेंजामिन सिगल्स असिस्टेंट XHTML का प्रारंभ अध्याय। मिस्टर शौर्य, आपको मुझसे क्या कराना है? रुद्र ने पूछा। शौर्य मुस्कुराया। विशेष रूप से मुझे पैसे कमाने में मदद करें। आपके भविष्य के काम से होने वाली आय ऑस्ट्रियाई गिरोह के खातों से नहीं जाएगी। हम इसे अभी भी 3070 से विभाजित करेंगे। मैं 30 लूंगा और 70 आपकी टीम को जाएगा। सच पूछिए तो ऑस्ट्रियन गैंग शौर्य का नहीं बल्कि इटालियन माफिया की एक शाखा है। ऑस्ट्रियाई गिरोह द्वारा कमाया गया अधिकांश पैसा माफिया संगठन को सौंप दिया जाता है और शौर्य को इसका केवल एक हिस्सा ही मिल पाता है। यदि रुद्र द्वारा कमाया गया पैसा सीधे शौर्य को सौंप दिया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे पिछली बार उसने स्पेनिश कैसीनो को लूटा था, तो शौर्य को पैसे संभालने का पूरा अधिकार होगा या यह सीधे उसकी निजी जेब में जाएगा। यह माफिया के कोने पर कब्जा करने जैसा है, लेकिन इससे वास्तव में रुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, मेरी फिल्म कंपनी के सहायक बने और कुछ चीजों को संभालने में मेरी मदद करें। मैं लास वेगास में निवेश कर रहा हूँ। मैंने 30 एकड़ जमीन खरीदी है और एक बहुआयामी और अल्ट्रा लग्जरी कैसीनो बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। इसकी देखरेख में मेरा अधिकांश समय लगेगा। मेरी अभी भी लॉस एंजलिस में एक फिल्म कंपनी है। जब तक मैं लास वेगास में रहूंगा, मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे सहायक बन सकते हैं और कंपनी के मामलों में मेरी मदद कर सकते हैं। बेशक कंपनी के पास सामान्य व्यवसाय के लिए समर्पित प्रबंधक और विभाग प्रमुख है। आपको बस इसके लिए जिम्मेदार होने की जरूरत है। आपके लिए केवल पर्यवेक्षण करना ठीक है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास फिल्मांकन के बारे में पेशेवर ज्ञान नहीं है। मैं बस यह नहीं चाहता कि कोई मुझे धोखा दे और मेरे न रहने पर जो चाहे करे। दरअसल जब शौर्य ने एक फिल्म कंपनी खरीदी तो उन्होंने शायद ही कभी इसका प्रबंधन किया हो। वह सिर्फ उच्च वर्ग में प्रवेश के लिए एक उचित स्थान चाहता था, बस पहचान, और फिल्म कंपनी का मालिक एकदम फिट। तीसरा, कैसीनो के निर्माण में लगभग 1.5 से 2 साल लगेंगे। इसके पूरा होने के बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होगी। उस समय मैं आपको लास वेगास ले जाने और अपनी टीम लाने की योजना बना रहा हूं। वेगास में एक नया गिरोह बनाएं और आप लास वेगास के भूमिगत मालिक होंगे। ये तीसरा आइटम है, एक बड़ा सा केक, एक खूबसूरत ब्लूप्रिंट। शौर्य की बातें सुनकर रुद्र के मन में अनगिनत विचार कौंध गए। शौर्य के प्रस्ताव से उसे कोई नुकसान नहीं होता। शौर्य को अपनी प्रतिभा पर यकीन हो गया होगा। शौर्य के प्रत्यक्ष अधीनस्थ बनने के बाद उसकी स्थिति में भी काफी सुधार होगा। शिकागो के भूमिगत राजा अल कैपोन ने भी एक सहायक के रूप में शुरुआत की। जब जॉनी टोरियो सेवानिवृत्त हुए तो वे शिकागो के नियंत्रक बन गए। रुद्र ने बस कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर शौर्य की ओर देखा। मिस्टर शौर्य, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ, रुद्र ने दृढ़तापूर्वक कहा। हा, बहुत अच्छा, मैं कहने की हिम्मत रखता हूँ रुद्र, यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सही निर्णय है। रुद्र का जवाब सुनकर शौर्य बहुत खुश हुआ। कल मैं तुम्हें फिल्म कंपनी में वहां के प्रभारी व्यक्ति से मिलवाने ले जाऊंगा। अब मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाने ले जाऊंगा जिनमें से सभी मेरे दोस्त हैं। भविष्य में फिल्म कंपनी से संबंधित मामलों के लिए तुम्हें उनसे मिलने की जरूरत पड़ सकती है। शौर्य रुद्र का नेतृत्व करता हुआ लॉबी में आया। यहाँ एक कार्निवल चल रहा था। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और एक साथ मौज मस्ती कर रहे थे। यह पूरी तरह से एक हाई एंड नाइट क्लब जैसा था। शौर्य रुद्र को सूट और टाई पहने कुछ अधेड़ उम्र के लोगों के पास ले गया और उनसे कहा, मैं आपको अपने नए सहायक रुद्र से मिलवाता हूं, जो एक बहुत अच्छा युवक है। शौर्य ने कहा, ठीक है, मैं आपका परिचय करा दूं, यह मेरे पुराने दोस्त MGM के बॉस लुइस मेयर हैं। रुद्र थोड़ा चौंका। उन्हें लुई मेयर का नाम याद नहीं था, लेकिन वे MGM से बहुत परिचित थे। 8 प्रमुख हॉलीवुड फिल्म कंपनियों में से एक लोगो दहाड़ता हुआ बड़ा शेर है। गॉन विद द विंड उनकी उत्कृष्ट कृति है, जैसे 007 श्रृंखला, कैट्स एंड माउस, टॉम एंड जेरी, क्लार्क गेबल, स्पेंसर ट्रेसी, जॉन क्रॉफर्ड, कैथरीन हेपबर्न, ग्रेटा गार्बो और एलिजाबेथ टेलर सभी इसके अनुबंधित अभिनेता हैं। बाद में लास वेगास के राजधानी बनने के बाद MGM ने भी वहां भारी निवेश किया और MGM कैसीनो का निर्माण किया, जो लास वेगास के शीर्ष 10 कैसीनो में से एक बन गया। लुइस मेयर निश्चित रूप से हॉलीवुड में एक प्रेरक और अग्रणी व्यक्ति हैं। यह मेरा अच्छा दोस्त जैक वार्नर भी है, जो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के प्रमुखों में से एक है, जो अब फिल्म निर्माण और वितरण का प्रभारी है। शौर्य ने परिचय कराया। अच्छा लड़का, यह 8 प्रमुख फिल्म कंपनियों में से एक है। उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के चौथे बेटे जैक वार्नर के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था, जो बाद में वार्नर ब्रदर्स के कर्णधार बने। ली मेयर और जैक वार्नर दोनों यहूदी हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद शौर्य ने कई लोगों से परिचय कराया, जिनमें से सभी हॉलीवुड फिल्म कंपनी के मालिक, ब्रोकरेज कंपनी के अध्यक्ष आदि थे। रुद्र ने इन बड़े लोगों से सम्मानपूर्वक हाथ मिलाया और बिजनेस कार्ड का ढेर प्राप्त किया। ठीक है जॉन, आज रात मजे करो और कल मेरे पास वापस आओ, शौर्य ने रुद्र से कहा। रुद्र ने अलविदा कहा और हॉल में मारिसा को खोजने के लिए निकल गया। मारिसा सुंदर कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं के एक समूह के साथ बातचीत कर रही थी। मारिसा इतने लंबे समय से बनी नाइट क्लब में थी और ऐसे दृश्यों को संभालने से बहुत परिचित थी। अभी उसकी गलती यह थी कि वह इतनी सारी मशहूर हस्तियों को देखकर आश्चर्यचकित थी। रुद्र आगे चला गया। मारिसा, मैं वापस आ गया हूँ। क्या आप किसी नए दोस्त से मिले हैं? आपने और किस बारे में बात की? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि मारिसा ने इसे सतह पर नहीं दिखाया, फिर भी वह अपने दिल में घबराई हुई थी। वह पहली बार इतनी ऊंची पार्टी में शामिल हुई थी। जब उसने रुद्र को आते देखा तो उसने पहल करके उसका हाथ पकड़ लिया। जब कई लोगों ने मारिसा को रुद्र की बाह पकड़ते हुए देखा तो उनकी आंखें थोड़ी निराश हुई। उनमें से एक सुंदर आदमी मुस्कुराया और रुद्र से कहा, हम मिस मारिसा के बारे में बात कर रहे थे। वह उज्ज्वल और सुंदर है और वह कुछ व्यापक भूमिकाएं निभाने के लिए बहुत उपयुक्त है। मिस मारिसा ने कहा कि वह एक फिल्म और टेलीविजन अभिनय की छात्रा है। क्या आप भी अभिनय का अध्ययन कर रहे हैं? क्या आपने कभी कोई भूमिकाएं निभाई हैं? मैंने कभी कोई भूमिका नहीं निभाई है और मैं अभिनय का अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनने के बाद कई पुरुषों की आंखें हल्के गर्व से चमक उठी।
उसकी युवा उपस्थिति को देखते हुए, और ऐसा लगता है कि वह अभी भी अच्छी तरह से नहीं जानता है, इसलिए संभवतः वह भविष्य में भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वह एक निम्न स्तर का अभिनेता हो। उसके कपड़े अच्छे से सजे हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि वह कोई अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति हो जो अभी भी खेलने आया हो। तो फिर आप क्या करते हैं? मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा, लंबे आदमी ने पूछा। रुद्र श्री शौर्य के सहायक, रुद्र ने कहा। कई लोग सदमे में थे। वे श्री शौर्य की ऊर्जा को जानते हैं। वह एक फिल्म कंपनी के मालिक हैं और 8 प्रमुख फिल्म कंपनियों के मालिकों और प्रसिद्ध हॉलीवुड एजेंसी कंपनियों के प्रमुखों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। रुद्र शौर्य के सहायक थे और उनकी तुलना में जो सिर्फ छोटे अभिनेता थे, उनकी स्थिति में अंतर अचानक बहुत बढ़ गया। इन लोगों ने बहुत तेजी से अपने चेहरे बदले, तुरंत उज्ज्वल मुस्कुराहट लाई और एक के बाद एक अपना नाम बताया और रुद्र को जानना चाहा। कुछ देर बातें करने के बाद रुद्र ने इन लोगों को अलविदा कह दिया। जब आसपास कोई नहीं था तो मारिसा ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और सावधानी से कहा, रुद्र, यह मिस्टर शौर्य का घर है। क्या तुम्हें झूठ बोलते समय उजागर होने का डर नहीं है? हाँ, आपको किसने बताया कि मैंने झूठ बोला? मैं वास्तव में अब झूठ बोल रहा हूँ। श्री शौर्य की फिल्म कंपनी के सहायक, आइए आपको उन बड़े सितारों से मिलवाने ले चलते हैं। रुद्र ने मारिसा को क्लार्क गेबल की भीड़ की ओर खींचते हुए कहा। मारिसा तुरंत घबरा गई। क्या तुम सचमुच वहां जाना चाहते हो? मुझे असभ्य होने की चिंता है। क्या आप अपनी मूर्तियों के लिए कुछ शब्द नहीं कहना चाहते? बेशक मैं। तो फिर सीना ऊंचा करके और सिर ऊपर करके मेरे साथ आओ। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी के दौरान रुद्र और मारिसा ने कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात की। भले ही वे एक दूसरे को जानते हों या नहीं, वे सभी नमस्ते कहने के लिए ऊपर गए। वास्तव में उन्होंने वे फिल्में कभी देखी ही नहीं हैं और कई लोगों ने तो उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है। सभी से संपर्क करने से पहले मारिसा उसे परिचय देती है कि स्टार कौन है, उसने किन कार्यों में अभिनय किया है और उसने कौन से पुरस्कार जीते हैं, और फिर अभी जाने और बाद में बेचे। पहला वाक्य रिश्ते को करीब लाने के बाद दूसरा वाक्य तुरंत बदल देता है। मैं श्री बेंजामिन शौर्य का सहायक हूँ। मैं आपको जानने के लिए यहाँ हूँ। मुझे आशा है कि हमें भविष्य में सहयोग करने का अवसर मिलेगा। आज रात की पार्टी में जो भी आया वह स्वाभाविक रूप से शौर्य को जानता था। सहायक की भूमिका निभाते ही रुद्र को इन लोगों से तुरंत पहचान मिल गई। एक ही रात में रुद्र की जान पहचान दर्जनों हॉलीवुड सितारों से हो गई। भले ही यह भविष्य में उपयोगी होगा या नहीं, आइए पहले इससे परिचित हों। पार्टी समाप्त हो गई और रुद्र मारिसा को छोड़ने के लिए ले गया। वापस जाते समय मारिसा अभी भी बहुत उत्साहित थी। इतने सारे बड़े हॉलीवुड सितारों से मिलने से उनकी अनगिनत कल्पनाएं पूरी हुई। रुद्र ने मारिसा को ऊपर भेजा। दरवाजा बंद होने के बाद मारिसा ने रुद्र को गले लगाया और अपने लाल होठों से उसके कान में फुसफुसाया, रुद्र, मेरे कपड़े फाड़ते समय नम्र रहना। 0031 अध्याय 3131 मलिशस कंताक्ट कसतमल का प्रारंभ।